वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2021 में। इकोनॉमी के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा दूसरा लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम अक्टूबर महीने के इकोनॉमी के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट वेवर स्कीम के बारे में है। हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम को अनाउंस किया, स्कीम फॉर ग्रांट ऑफ एक्स ग्रेशिया पेमेंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ टू बोरोवर्स इन स्पेसिफिक लोन अकाउंट्स। ये इस स्कीम का नाम है, इसीलिए मैंने इस नाम को पूरा आपके लिए पढ़ भी दिया। एक्स ग्रेशिया का मतलब होता है कि फेवर कर दिया है, एक कृपा कर दी है कि आपका जो गैप है कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट का वो हम पे कर देंगे। देखिए भी कोरोना के पेंडेमिक के आने की वजह से, कोविड-19 के आने की वजह से जिन लोगों ने लोन ले रखा था उनके लिए लोन के इंटरेस्ट को पे कर पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। तो सरकार ने ये बोला कि मार्च के पहले जो लोन लिए गए हैं और जिनका अमाउंट 2 करोड़ से कम है, वो मार्च से अगस्त के बीच का जो ब्याज है या इंटरेस्ट है वो ना दें, कोई दिक्कत नहीं है। उनके इस आइटम को ना तो एनपीए डिक्लेयर किया जाएगा और ना ही उन्हें डिफॉल्टर बनाया जाएगा। उसके बाद वो अपना ब्याज दे लें। लेकिन जब आप ब्याज नहीं चुकाते हैं तो आपके ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। 100 रुपए का आपने लोन लिया जिस पर आपको 10% ब्याज देना है। अगर आपने 10% ब्याज नहीं चुकाया, मतलब 10 रुपए का ब्याज नहीं चुकाया, तो अगली बार जब आप ब्याज चुकाएंगे तो इस 10 रुपए पर भी 10% ब्याज यानी कि 1 रुपए आपको और चुकाना पड़ेगा। यानी कि आपको 110 रुपए नहीं ब्याज सहित बल्कि 111 रुपए चुकाने पड़ेंगे। यह है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी ब्याज के ऊपर ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। तो जिन 6 महीनों में लोन वेवर दिया गया कि आप ब्याज मत चुकाइए, कोई दिक्कत नहीं है, उन 6 महीनों के ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज भी तो बनेगा और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उसकी मांग करेंगे। इसके लिए कई सारे पिटीशंस डाले गए थे कि इस ब्याज को भी माफ कर दिया जाए, लेकिन बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तो राजी नहीं हो रहे थे। तो सरकार ने यह कहा कि कोई बात नहीं है, ये जो चक्रवृद्धि ब्याज है ये हम पे कर देंगे, आपको पे करने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल अपना ब्याज पे कर दीजिए। तो अब केवल जिन लोगों ने लोन लिया हुआ है उन्हें केवल सिंपल इंटरेस्ट चुकाना होगा। जो उसका कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज है, वो सरकार अपनी ओर से चुका देगी। कैटेगरीज: एमएसएमई लोन, एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, क्रेडिट कार्ड ड्यूज जो बचे हुए हैं, ऑटोमोबाइल लोन, पर्सनल लोन, ये सभी इसके एम्बिट में आएंगे। ये जो लोन्स हैं इसमें सरकार कंपाउंड इंटरेस्ट चुका देगी, लेकिन लोन का अमाउंट 2 करोड़ से कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा हुआ तो नहीं। और उनका जो नॉन पेमेंट है उसे एनपीए डिक्लेयर नहीं किया जाएगा और उस इंडिविजुअल को डिफॉल्टर भी नहीं माना जाएगा। ये सारे इंस्टीट्यूशंस इस प्रकार के जो लोन वेवर हैं उसके लिए एलिजिबल हैं। मतलब कोई भी बैंकिंग कंपनी, पब्लिक सेक्टर बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, कोई भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, इन सभी को ये सहूलियत दी गई है कि उनकी जो कस्टमर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट है वो सरकार अपनी ओर से चुका देगी। अगला आर्टिकल हमारा अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में यूनियन सोशल जस्टिस मिनिस्टर ने अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन को लॉन्च किया, ASIIM। इसका बेसिक फंक्शन ये है कि ये शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों के लिए, स्पेसिफिकली यूथ और उसमें से भी प्रिफरेबल जो दिव्यांग लोग हैं, उनके अंदर के एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी को प्रमोट करेगी। इसका मतलब ये है कि एक तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में जो भी टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर TBIs बने हुए हैं, उनसे सिनर्जेटिक फॉर्म में, मतलब एक साथ काम करते हुए, ये 1000 इनोवेटिव आइडियाज़ को 2024 तक प्रमोट करेगी। मतलब कि ऐसे जो भी ऐसी यूथ हैं, स्पेसिफिकली जो दिव्यांग लोग हैं, उनके मन में ऐसे जो भी इनोवेटिव आइडियाज़ होंगे जिसके बेसिस पर वो अपना बिजनेस रन कर सकते हैं, उनको प्रमोट करने की बात होगी अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन के अंदर में। एसीज के लिए एक वेंचर कैपिटल फंड है, वो ही इनको इम्प्लीमेंट कर रहा है। 2015-16 में इसको सेटअप किया गया था 500 करोड़ के फंड साइज के साथ। इसी फंड में ये बताया गया कि भाई जितने भी ऐसे एससी एंटरप्रेन्योर्स होंगे, ऐसे 117 कंपनीज जो कि ऐसे एससी एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा प्रमोट किए गए हैं, उनको हम फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। उनका बिजनेस वेंचर जैसा भी होगा ना, उनको हम सेटअप कराने की बात करेंगे इस 500 करोड़ रुपीज़ के फंड से। बात करें इस मिशन के फीचर्स की, तो जितने भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उसके अंदर से टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर TBIs ऐसे लगभग 1000 एससी यूथ को सेलेक्ट करेंगे, उनको आइडेंटिफाई करेंगे और उनको नेक्स्ट 4 ईयर में आइडेंटिफाई करके ये देखेंगे कि इनके स्टार्टअप आइडियाज़ कितने बढ़िया हैं, उन्हीं को सेलेक्ट करना है।
फिर उनको लगभग 3 साल तक ऐसे 30 लाख रुपीस का फंडिंग प्रोवाइड किया जाएगा एज ए इक्विटी फंडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट मॉडल की तरह से आप समझ सकते हैं कि उनके स्टार्टअप आइडियाज़ को हम लोग कॉमर्शियल वेंचर्स में कन्वर्ट कर सकें। ऐसे जो भी सक्सेसफुल वेंचर्स आगे आएंगे वो फर्दर 5 करोड़ रुपए के लिए वेंचर कैपिटल फंडिंग के द्वारा उनको फर्दर ये फंड दिया जाएगा, ये वेंचर कैपिटल फंड फॉर एसईज के अंदर। बात करते हैं कि इस मिशन के लिए एलिजिबल कौन कौन है। सबसे पहले तो हमने बात किया कि जितने भी ऐसे टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स हैं वो जिन भी ऐसी यूथ को आइडेंटिफाई करते हैं, एक तो वो लोग रहेंगे ही रहेंगे। साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर में जो स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन अभी ऑर्गेनाइज किया गया था या फिर स्मार्ट इंडिया हार्डवेयर हैकेथॉन ऑर्गेनाइज किया गया था, इसमें जितने भी अवॉर्डी होंगे वो भी एलिजिबल हैं। वैसे स्टूडेंट्स भी इस मिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ ही साथ वैसे लोग जिनको टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स के अंदर में सेलेक्ट किया गया होगा और उनका बेसिक मुद्दा इस तरीके से होगा कि हम सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे, जिसका एंटरप्रेन्योरशिप के चलते ऐसा फोकस होगा, उनके इनोवेटिव आइडियाज़ को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे स्टार्टअप्स जिनको कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड्स के अंदर कारपोरेट्स ने सपोर्ट किया है या उनको नॉमिनेट कर दिया है, वैसे लोग भी इसमें एलिजिबल हैं इस मिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा? तो सिग्निफिकेंस यही है कि जो भी इस मिशन के अंदर में VCF SC फंड के अंतर्गत जिनको भी फंड मिलेगा उससे SC यूथ के इनोवेशन को एक प्रमोशन मिलेगा। सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो जॉब सीकर्स होंगे ऐसे अच्छे फंडिंग के बाद वो जॉब गिवर्स बन जाएंगे। आर्टिकल है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर CPI-IW के बारे में है। हाल ही में लेबर मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है कि जो CPI-IW है उसका बेस ईयर 2001 से बदलकर 2016 कर दिया जाएगा। यहाँ पर हाउसिंग, एजुकेशन और हेल्थ में जो इन्फ्लेशन कैलकुलेशन किया जाता है उनके वेटेज को भी इंक्रीज कर दिया गया है। ये पूरा मुद्दा क्या है इसको जानने से पहले हम कुछ एक सवालों के जवाब समझ लेते हैं। सबसे पहले तो CPI क्या है, दूसरा CPI-IW क्या है, ये CPI से क्यों डिफरेंट है, और तीसरा बेस ईयर क्या होता है और इसे बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले CPI क्या है, देन CPI-IW क्या है, देन बेस ईयर क्या होता है और इसे बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखिए, हम और आप किसी भी चीज़ को खरीदते हैं, कुछ समय बाद वो चीज़ हमें महंगी मिलती है। बीइंग अ कॉमन कंज्यूमर, तो हमें कोई चीज़ महंगी या सस्ती मिल रही है, इसे इवेल्युएट करने के लिए हम एक टूल इस्तेमाल करते हैं, एक इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं जिसे हम इंडेक्स कह सकते हैं। वो इंडेक्स जो कंज्यूमर्स के द्वारा खरीदे जाने वाली चीज़ों के प्राइसेस में इन्फ्लेशन को इवेल्युएट करता है, उसे CPI कहा जाता है। ठीक है, CPI-IW, देखिए CPI जो कॉमन CPI जो आपके इन्फ्लेशन को मॉडरेट वे में या नॉर्मल वे में हमारे सामने रखता है, वो CPI कंबाइंड होता है। CPI कंबाइंड में CPI अर्बन जो कि अर्बन एरियाज़ के लिए और CPI रूरल जो कि रूरल एरियाज़ के लिए होता है, इनको मिक्स करके CPI कंबाइंड बनाया जाता है जो हमें सामान्य स्थिति में इन्फ्लेशन को इंडिकेट करता है। लेकिन कुछ डिफरेंट इंडिकेटर्स भी होते हैं इन्फ्लेशन को मेज़र करने के लिए अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल के लिए। जैसे इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए CPI को डिफरेंट वे में मेज़र किया जाता है। इसका रीज़न ये है क्योंकि एक इंडस्ट्रियल वर्कर का जो एक्सपेंडिचर पैटर्न होता है वो डिफरेंट होता है, उसकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट होती हैं, उसका खर्चा करने का तरीका अलग होता है। तो उसके लिए चीज़ें कितनी महंगी अथवा सस्ती हैं ये डिसाइड करने के लिए हम एक डिफरेंट इंडेक्स इस्तेमाल करते हैं, उसे CPI-IW कहा जाता है। अब इसे इवेल्युएट करने के लिए हम बास्केट ऑफ गुड्स का इस्तेमाल करते हैं, मतलब हम एक टोकरी में कुछ सामान रख देते हैं और उन सामानों में कितनी महंगाई आ गई है या कितने उनके दाम घट गए हैं, इस बेसिस पर हम इन्फ्लेशन को इवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं। अब जब हम इन्फ्लेशन को इवेल्युएट करते हैं, वी नीड अ बेस ईयर। बेस ईयर क्या होता है? देखिए, जब भी हम तुलना करते हैं तो तुलना करने के लिए हमें एक आधार चाहिए। जैसे कि 2020 की सर्दियों में या सर्दी के महीने में ठंडी ज़्यादा पड़ेगी, लेकिन कब से ज़्यादा पड़ेगी? पिछले साल की तुलना में ज़्यादा पड़ेगी, यानी कि 2019 की सर्दियों की तुलना में 2020 में सर्दी ज़्यादा पड़ेगी, ऐसा लोग बोल रहे हैं। तो जो बेस ईयर है वो 2019 है, ये तुलना का साल है, तो कंपैरिजन ईयर को आप बेस ईयर बोल सकते हैं। तो अगर हम कहेंगे कि CPI-IW यानी कि इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए जो इन्फ्लेशन है वो 2020 में ज़्यादा है, तो कब से ज़्यादा है? हमें एक कंपैरिजन ईयर चाहिए, तो जवाब है 2001 की तुलना में ज़्यादा है।
2001 एक बेस ईयर है, लेकिन ये काफ़ी पुराना बेस ईयर है। इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि 2001 की तुलना में अब एक इंडस्ट्रियल वर्कर की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो बदल चुकी हैं। एक्सपेंडिचर में जो हम बास्केट इस्तेमाल करते हैं कि इस बास्केट में ये प्रोडक्ट हैं और इन प्रोडक्ट्स के बेसिस पे हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ा है अथवा घटा है, इसमें नए नए आइटम्स ऐड हो चुके हैं। 2001 में मोबाइल का उतना प्रचलन नहीं था, इंटरनेट पे ज़्यादा खर्चा नहीं होता था, लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाने को लेकर इतने ऑब्सेस नहीं होते थे। ऐसे कई सारे चेंजेस अब आ चुके हैं सोसाइटी में। उसके बेसिस पे एक इंडस्ट्रियल वर्कर के एक्सपेंडिचर का पैटर्न भी बदल गया है। इसीलिए अब आवश्यकता है कि हम इस 2001 के पुराने इंडिकेटर को छोड़कर या बेस ईयर को छोड़कर थोड़े लेटेस्ट बेस ईयर पर आएँ। ये जो चेंज है ये सर्टेन इंटरवल पे होता ही रहना चाहिए, लेकिन काफ़ी देर हो गई, इसे और पहले ही चेंज कर देना चाहिए था। यद्यपि अभी सरकार ने बोला है कि वो हर 5 साल के इंटरवल पे जो बेस ईयर है वो चेंज करेंगे। दैट इज़ रियली वेलकमिंग, ऐसा होना भी चाहिए। इतना पुराना बेस ईयर हम इस्तेमाल करें इसका बहुत ज़्यादा औचित्य बनता नहीं है। यही कारण है कि अब बेस ईयर को 2001 से बदलकर 2016 कर दिया गया है। इसमें देखिए जो रीजंस हैं वो यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं कि जो कंजम्पशन पैटर्न है वो चेंज हो गया है। यहाँ पर आवश्यकता ये भी थी कि चूंकि अब हेल्थ एजुकेशन या जो हम रिक्रिएशन आनंद की चीज़ों पे पैसे खर्च करते हैं और भी कुछ एक्सपेंसेस हैं उन पर अब खर्चा बढ़ गया है, तो उस चीज़ को यहाँ पे इंक्लूड कर लिया जाए। जबकि कंपैरेटिवली फूड और बेवरेजेस पर लोग अब रिड्यूस कर रहे हैं अपना एक्सपेंडिचर और यहाँ पर एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो ये चीज़ इस इंडेक्स में भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, इसी उद्देश्य से ये बेस ईयर चेंज किया गया। अब जो बेस ईयर चेंज किया गया है उसमें फूड एंड बेवरेजेस का जो वेटेज है उसे 39% कर दिया गया, जबकि पहले 46.2% हुआ करता था। हाउसिंग की स्पेंडिंग को भी बढ़ा दिया गया है, यहाँ पर फूड एंड बेवरेजेस का घटाया गया है। हाउसिंग पे पहले जो स्पेंडिंग थी, जो उसका वेटेज था वो 15.2% था, वो बढ़ाकर 17% कर दिया गया। यहाँ पर देखिए जो कुछ अदर सेगमेंट्स हैं जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ और ट्रांसपोर्ट पर जो वर्कर्स खर्चा किया करते थे उसके वेटेज को भी 23% से बढ़ाकर 30% कर दिया गया है। तो ये भी कुछ नोटेबल चेंजेस अभी इसके बेस ईयर के चेंज होने के साथ ही साथ हुए हैं। सीपीआई के बारे में यहाँ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। प्राइस लेवल जो मार्केट में बास्केट ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जो चेंज हो रहा है, जो एक कॉमन हाउस होल्ड खरीदता है, उसके इवैल्यूएशन के लिए जो इंडेक्स इस्तेमाल किया जाता है उसे ही सीपीआई कहा जाता है। सीपीआई का डेटा मंथली रिलीज किया जाता है एनएसओ के द्वारा, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के तहत काम करती है। सीपीआई कई और मायनों में इवेल्युएट किया जाता है। इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए सीपीआई आईडब्ल्यू, सीपीआई यूएनएमई यानी कि अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉइज, सीपीआई एएल एग्रीकल्चरल लेबरर्स के लिए और सीपीआई आरएल रूरल लेबरर्स के लिए। ये सीपीआई कंबाइंड के इतर इवेल्युएट किए जाते हैं। आरबीआई ने सीपीआई को ही अडॉप्ट किया है इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए। उर्जित पटेल कमेटी की रिकमेंडेशन पे उन्होंने ये डिसीजन लिया था। बाकी सीपीआई आईडब्ल्यू जो है वो डियरनेस अलाउंसेस को डिसाइड करने में हेल्प करता है कि महंगाई भत्ता कितना देना है। इसके अलावा जो सिचुएशन है वो समझ में आती रहती है इंडस्ट्रियल वर्कर्स के पर्सपेक्टिव से। लेबर ब्यूरो जो कि एक ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के तहत, वो सीपीआई आईडब्ल्यू को मेंटेन करता है, कंपाइल करता है। अगला आर्टिकल हमारा कंट्रीज फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, भारत का ऐसा पहला ये पार्क है जिसका फाउंडेशन इन्होंने आसाम के अंदर में रखा है। बात करते हैं मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क होता क्या है। तो यूजुअली जैसे लॉजिस्टिक पार्क होते हैं वैसा ही है, लेकिन यहाँ की जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी सही होती है। मतलब यहाँ पर एयरवेज की कनेक्टिविटी, रोड्स की कनेक्टिविटी, रेलवेज की कनेक्टिविटी, वाटरवेज की कनेक्टिविटी, सब कुछ होता है। यहाँ पर आपको पता होगा कि एक भारतमाला परियोजना चला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, एक एम्बिशियस प्लान था, उसी के अंदर एक छोटा सा हिस्सा है ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का। इसको मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ही डेवलप कर रही है। इसके कुछ की पॉलिसीज जो होते हैं उसमें यह है कि हम लोग देश के लॉजिस्टिक्स सेक्टर को इम्प्रूव करने की बात करेंगे। जो पूरा का पूरा फ्रेट कॉस्ट आता है, मतलब जब एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाया जाता है, उनका जो भी कॉस्ट आता है उसमें गिरावट करने की बात करेंगे, कमी ले आने की बात करेंगे, पॉलिसीज़ बनाएंगे। साथ ही साथ जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो बहुत सारा वेहिकुलर पोल्यूशन भी होता है, हम उसको भी ध्यान रखेंगे, कम करने की बात करेंगे, कंजेशन को रोकेंगे। सबसे अच्छा तो वाटरवेज, जैसे कि उसका पोल्यूशन लेवल काफ़ी कम है, बहुत एफिशिएंट है वाटरवेज, तो इस तरीके से मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा। जुलाई 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसे 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को बनाने के लिए अप्रूवल दे दिया था और ये बोला था कि भाई स्टेट गवर्नमेंट आप लोग हमें ज़मीन दिलवा दो जो भी इस प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरत है,
और इसको हम लोग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर में बिल्ड करेंगे ये ज़मीन लेके। यहाँ पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये आखिर कैसे काम करते हैं, फिर इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। एक तो सबसे बड़े लेवल का इस फ्रेट होना चाहिए, मतलब कि आपको कनेक्टिविटी चाहिए, एक बड़ा फ्रेट वॉल्यूम है। जैसे कि मान लीजिए आप लोगों ने मूवीज़ में देखा होगा कि बड़े बड़े टीन के डिब्बे होते हैं यूजुअली पोर्ट के पास, है ना। तो ऐसे मान लो 1000 ऐसे डब्बे हैं, तो उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए यहाँ पर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, यहाँ पर अच्छा खासा टेक्नोलॉजी होना चाहिए, एक इंटीग्रेटेड सोल्यूशन होना चाहिए। अगर कोई एक पेरिशेबल आइटम है तो उसके लिए प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए, वेयर हाउस होना चाहिए, ऐसे टर्मिनल्स होने चाहिए जो एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से कनेक्ट करता हो। साथ ही साथ वैल्यू एडेड सर्विसेज के लिए भी, जैसे कि लेबलिंग करनी है, पैकेजिंग करनी है, उन सब चीज़ों के लिए, प्लस मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, मतलब कि वाटरवेज के साथ साथ रेल, रोड, एयरवेज की कनेक्टिविटी भी होनी चाहिए। यही है पूरा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्ट। वो रुपी के डेप्रिशिएशन के बारे में है। हाल ही में रुपी थोड़ा और डेप्रिशिएट कर गया है और डॉलर के मुकाबले 74 रुपए कुछ पैसे पहुंच गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि रुपए की वैल्यू गिर गई है। रुपए की वैल्यू गिरने का मतलब क्या है कि अब आपको $1 खरीदने के लिए ज्यादा रुपए देने होंगे। देखिए, जो रुपए का एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन डॉलर की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है। इंडिया में अगर डॉलर ज्यादा है तो रुपए की वैल्यू ज्यादा रहेगी। क्यों? क्योंकि हमें डॉलर खरीदने के लिए कम पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन अगर इंडिया में डॉलर कम है तो जो रुपए की वैल्यू है वो गिर जाएगी, क्योंकि अब हमें डॉलर खरीदने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो डॉलर की अवेलेबिलिटी एक मुद्दा होता है रुपए के डेप्रिसिएशन के लिए। डॉलर की अवेलेबिलिटी कई सारे मुद्दों पर डिपेंडेंट होती है कि हमारा जो एक्सटर्नल ट्रेड है वो कैसा है, हमारा इन्वेस्टमेंट कैसा है। अगर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अच्छा जा रहा है तो डॉलर की अवेलेबिलिटी या इनफ्लो बना रहेगा और रुपया जो है वो मजबूत बना रहेगा। लेकिन अगर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट प्रभावित हुए तो जो डॉलर की अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाएगी और रुपए की वैल्यू भी गिरने लगेगी। कोविड-19 की पेंडेमिक की वजह से डेफिनेटली ट्रेड और इन्वेस्टमेंट दोनों प्रभावित हुए हैं, इसीलिए रुपए की वैल्यू भी गिर रही है। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में चूंकि गवर्नमेंट इस चीज को मैनेज नहीं करती, इसीलिए इनका फ्री फॉल होता है। एक्सचेंज रेट सिस्टम 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसमें गवर्नमेंट फिक्स कर देती है कि डॉलर के मुकाबले उनकी करेंसी की वैल्यू इतनी ही होगी। दूसरा होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, जहां पर मार्केट मैकेनिज्म इस बात को डिसाइड करता है डिमांड एंड सप्लाई की बेसिस पे कि जो एक्सचेंज रेट होगा वो कैसा होगा। और तीसरा होता है मैनेज्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, जहां पर सरकार यूं तो मार्केट मैकेनिज्म पर ही जो एक्सचेंज रेट है उसे रहने देती है, लेकिन समय समय पर मैनेज करती रहती है। तो ये तो बातें आपने एक्सचेंज रेट सिस्टम के बारे में भी जान ली। करेंसी के एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन के कुछ मायने होते हैं। क्या मायने होते हैं? देखिए, अगर करेंसी एप्रिसिएट हो रही है, इसका मतलब यह है कि डॉलर खरीदने के लिए आपको कम रुपए देने होंगे। हम रुपए के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं ताकि समझने में आसान हो। यानी कि $1 के लिए आपको केवल 60 रुपए देने हैं। करेंसी एप्रिसिएट हो रही है, पहले 70 रुपए देने पड़ते थे, अब 60 रुपए देने पड़ रहे हैं, मतलब रुपए की वैल्यू गिर रही है, आपको कम रुपयों में ही $1 मिल जा रहा है। करेंसी का एप्रिसिएशन कई वजह से होता है। गवर्नमेंट की पॉलिसी अच्छी है, इंटरेस्ट से सरकार अच्छा दे रही है तो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ट्रेड बैलेंस बढ़िया है, मतलब हम एक्सपोर्ट करते हैं, हमें पर्याप्त मात्रा में पैसे भी मिल जाते हैं, बिजनेस साइकिल ठीक ठाक चल रही है, तो फिर डॉलर का फ्लो बना रहेगा, रुपए की वैल्यू बढ़िया बनी रहेगी। करेंसी एप्रिसिएशन एक्सपोर्ट एक्टिविटी को डिस्करेज करता है। एक्सपोर्ट को थोड़ा सा नुकसान इससे होता है। कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। आप जो कुछ भी यहां से भारत देश से बाहर भेजेंगे वो एक्सपोर्ट होगा, उसके बदले में आपको पैसा तो डॉलर में ही मिलेगा। अब सपोज करिए कि $1 की वैल्यू 60 रुपए है, पहले 70 रुपए थी, अभी 60 रुपए में आपको $1 मिल जाता है, करेंसी एप्रिसिएट हो गई, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन जब आप कोई सामान बाहर बेचेंगे, आपको $1 मिला, भारत देश में लेकर आएंगे तो कितने रुपए मिलेंगे? 60 रुपए ही तो मिलेंगे। पहले कितने मिलते? 70 रुपए मिलते। तो आप कोशिश करेंगे कि करेंसी थोड़ी डेप्रिसिएट हो जाए तब मैं अपना सामान बेचूं ताकि मुझे ज्यादा रुपए मिले। तो करेंसी के एप्रिसिएट होने से एक्सपोर्ट को नुकसान होता है, क्योंकि लोग एक्सपोर्ट करना अवॉइड करते हैं या कम कर देते हैं, होल्ड कर देते हैं, ताकि उन्हें $1 के मुकाबले ज्यादा रुपए भारत में मिल जाएं। करेंसी डेप्रिसिएशन, इसके भी वही रीजंस होते हैं, इकोनॉमिक फंडामेंटल, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अगर आ गई तो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते, रिस्क एवर्जन, ये सारे रीजंस होते हैं। ये करेंसी के एक्सपोर्ट को इनकरेज करता है। वही बात है, अब एक्सपोर्ट करेंगे, $1 बराबर सपोज करिए $1 इज इक्वल टू 80 रुपए हो गया। लोग यहां से ज्यादा एक्सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो अमाउंट उन्हें डॉलर में मिलेगा वो यहां कन्वर्ट होकर ज्यादा रुपए हो जाएगा। तो इससे जो एक्सपोर्ट है वो थोड़ा इंसेंटिवाइज होता है।
अगला आर्टिकल हमारा ईएसजी फंड से रिलेटेड है। ईएसजी फंड हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, इसीलिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने भी हाल फिलहाल में ईएसजी फंड डिक्लेयर कर दिया। बात करते हैं ये ईएसजी फंड होते क्या हैं। सबसे पहले हम समझते हैं ईएसजी का मतलब। ई से मतलब है इन्वायरमेंट का, एस से मतलब है हमारा सोशल और जी से मतलब है हमारा गवर्नेंस का। इन तीनों टर्म से मिलके हमें एक बात तो समझ में आती है कि कुछ तो अच्छा होने वाला है, क्योंकि ये तीनों टर्म पॉजिटिव हैं। तो ये एक प्रकार का ऐसा म्यूचुअल फंड है जो कि सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट की बात करता है, मतलब कि जो भी सोशली रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट होंगे उनकी बात करेगा ये। बात करते हैं कि ईएसजी फंड और जो दूसरे फंड्स होते हैं दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। नॉर्मल फंड्स जैसे कि जो भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो कौन सी कंपनी में अपना शेयर लगाएंगे, वो देखेंगे कि भाई किसका स्टॉक खूब बढ़िया चल रहा है, साथ ही साथ वो देखेंगे कि कौन ज़्यादा कमा के हमें दे सकता है, जिसका मैनेजमेंट क्वालिटी एकदम सुपीरियर हो, साथ ही साथ उसका कैश फ्लो साल भर का एकदम बढ़िया हो, खूब बढ़िया कंपटीशन में आगे हो, हर जगह ऑपरेट कर रहा हो, बिजनेस उसका फल फूल रहा हो, ऐसे कंपनीज में म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल म्यूचुअल फंड हो गया। लेकिन अगर हम लोग ईएसजी फंड की बात करते हैं, इन्वायरमेंट सोशल और गवर्नेंस फंड की बात करते हैं, तो ये उन कंपनीज को सबसे पहले शॉर्टलिस्ट करता है जो कि ऐसा काम करते हैं जिससे इन्वायरमेंट या तो बच रहा है, प्रोटेक्ट हो रहा है, या फिर वो स्पेशल टास्क अपने लिए रखते हैं जिससे कि इन्वायरमेंट को पोल्यूट ही ना कर रहे हों, अपनी पूरी की पूरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हों, कॉरपोरेट गवर्नेंस में अपना पूरा योगदान दे रहे हों। ऐसे कंपनीज को शॉर्टलिस्ट करता है और फिर उनमें देखता है कि कौन सबसे अच्छे फाइनेंशियल फैक्टर्स के बेसिस पर हमें प्रॉफिट दे सकते हैं। मतलब सबसे पहले हमारा इन्वायरमेंट का सेक्टर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, कॉरपोरेट गवर्नेंस का, पहले हम ये देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि ये कंपनी हमें कितना प्रॉफिट दे सकता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है ईएसजी फंड और दूसरे म्यूचुअल फंड्स में। यहाँ पर बात होती है कंसाइंस की, कि जिस कंपनी में हम पैसा लगा के कमा रहे हैं कहीं वो इन्वायरमेंट को डिग्रेड करके तो हमें पैसे नहीं दे रहा है, इसीलिए हम इसमें इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस देखते हैं, हम लोग एथिकल बिजनेस की बात करते हैं, हम लोग एम्प्लॉय फ्रेंडली कल्चर या रिकॉर्ड की बात करते हैं। ईएसजी फंड्स को रेगुलेट कौन करता है, तो सेबी ही रेगुलेट करता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। पहला ईएसजी म्यूचुअल फंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मैग्नम इक्विटी ईएसजी फंड के नाम से निकाला था। अगला आर्टिकल इंडेक्स ऑफ 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज के बारे में है। ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के तहत काम करते हैं, उन्होंने इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज को अभी 2020 में रिलीज किया, सितंबर 2020 के लिए। इसमें 8 कोर इंडस्ट्रीज आती हैं: कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, ये पूरा है, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी। ये 8 कोर इंडस्ट्रीज हमारे आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 40% का वेटेज भी रखती हैं। अगर हम आगे देखें तो ये जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं ये बेसिक हैं, इंटरमीडिएट गुड्स हमें यहीं से मिलते हैं, ये हमारे इकोनॉमी के फंडामेंटल्स डिसाइड करती है। अगर ये 8 कोर इंडस्ट्रीज हेल्दी हैं मतलब हमारी इकोनॉमी ठीक ठाक जा रही है। अगला आर्टिकल इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में नीति आयोग ने आईईएमएफ मतलब कि इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम के गवर्निंग स्ट्रक्चर को अनाउंस किया है। आईईएमएफ की बात करें तो ये जो इंडिया और यूएस के बीच में स्ट्रैटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप हुई थी, इसी पार्टनरशिप के बीच में इंडिया की तरफ से नीति आयोग और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट मतलब कि यूसेड, इन दोनों का जॉइंट इनिशिएटिव है ये आईईएमएफ। इसके अंदर क्या होता है कि हम बहुत बड़े बड़े रिसर्चर्स को, नॉलेज पार्टनर्स को, थिंक टैंक्स को, कोई भी नेशनल या इंटरनेशनल लेवल की गवर्निंग एजेंसीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, जिनसे कि हम लोग अपनी एनर्जी प्लानिंग या फिर इसकी मॉडलिंग या फिर इसकी स्ट्रक्चरिंग कर सकें, इसके लिए एक साथ बैठ के काम करने का जिम्मा लिया है इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम के अंदर में। गवर्निंग स्ट्रक्चर की बात करें तो 2 चीज़ें हैं, एक तो इंटर मिनिस्टीरियल कमेटी बनती है और एक स्टीयरिंग कमेटी बनती है। जो यहाँ पर इंटर मिनिस्टीरियल कमेटी है ये तो नीति आयोग और वो कन्वीन करती है, और साथ ही साथ जो नीति आयोग के सीईओ हैं वो इनको हेड करते हैं। इस कमेटी का बेसिक पर्पज़ यही है कि जो भी ऐसे मॉडलिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको पढ़ो, रिव्यू करो, डायरेक्शन प्रोवाइड करो, और क्या क्या नया एरियाज़ है जिन पे हम रिसर्च कर सकते हैं वो सब खोजो। और जो स्टीयरिंग कमेटी है इनका बेसिक जो इनके अंदर आते हैं वो इंडस्ट्री एसोसिएशन जैसे कि फिक्की, सीआईआई, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हो सकते हैं। बड़े बड़े एकेडमीशिया जैसे कि आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी अहमदाबाद, आईआईटी दिल्ली के लोग आ सकते हैं। साथ ही साथ जो पॉलिसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, थिंक टैंक्स हैं, फंडिंग एजेंसीज हैं, उन सब के लोग यहाँ पर
इनको स्टीयरिंग कमेटी में रिप्रेजेंट करते हैं। देखेंगे अगला आर्टिकल जो कि कुम्हार सशक्तिकरण योजना के बारे में है। हाल ही में इलेक्ट्रिक पॉटरी व्हील को 100 पॉटर फैमिलीज को यानी कि 100 कुम्हार परिवारों को महाराष्ट्र में डिस्ट्रीब्यूट किया गया कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत। इसे लॉन्च किया गया था खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन केवीआईसी के द्वारा। लॉन्च किया गया था 2018 में। उद्देश्य ये था कि जो कुम्हार हैं उनकी स्थिति को बेहतर किया जाए ताकि वो आत्मनिर्भर बन सकें, उनकी थोड़ी प्रोडक्टिविटी बढ़े, उनकी इनकम भी बढ़े। इसके लिए उन्हें मॉडर्न इक्विपमेंट और ट्रेनिंग दी जा रही है। जैसे वो चाक को हाथ से चलाया करते थे, अब उन्हें इलेक्ट्रॉनिक चाक दे दिया जाएगा जिस पर वो आसानी से जो अपना बर्तन है वो बना पाएंगे। एट द सेम टाइम मिट्टी को गूंथने में काफी मेहनत लगती थी, तो मिट्टी गूंथने का एक इक्विपमेंट उनको दे दिया जाएगा जिसमें वो आसानी से मिट्टी को मिक्स कर पाएंगे, गूंथ पाएंगे, और उसके बाद वो इस पॉटरी ये जो है पॉटरी व्हील है उसका इस्तेमाल करके आसानी से बर्तन बना पाएंगे। सिर्फ इतना ही इस कुम्हार सशक्तिकरण योजना में नहीं किया जाता, बल्कि मार्केटिंग चैनल भी प्रोवाइड करवाया जाता है। जैसे कि केवीआईसी इंडियन रेलवे के साथ टाई अप कर लेता है, जिसके बाद कुम्हारों को अलाउ कर दिया जाता है कि वो प्लेटफॉर्म वगैरह पे जाकर अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। इससे कुम्हारों का परिश्रम, जो उनका हार्डवर्क है, वो कम हो जाता है, इफिशियंसी बढ़ जाती है और उनकी इनकम भी बढ़ जाती है। आई होप आप कुम्हार सशक्तिकरण योजना के बारे में अब पर्याप्त जानकारी इकट्ठा कर चुके हैं। यहाँ पर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के बारे में भी जान लेते हैं। स्टैच्यूरी बॉडी है, निश्चित है किसी कानून के तहत बनाई गई होगी क्योंकि स्टैच्यूरी है, तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट 1956 के तहत बनाया गया था। उद्देश्य ये है कि वो प्लान करें, प्रमोट करें, ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करें जो खादी और विलेज इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए, रूरल एरियाज में जो और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हो सकती हैं उसके लिए असिस्ट करें, मदद करें। पेरेंट मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, क्योंकि छोटे उद्योगों के लिए ये काम करते हैं। अगला आर्टिकल हमारा लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन TLTRO से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक ऑन टैप टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन कंडक्ट किया था। ये ऑपरेशन क्या है? जैसे कि हमें पता है कि एक लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी ऑपरेशन होता है, एक ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है। इन सभी ऑपरेशंस के अलावा आरबीआई के पास क्या कोई और टूल है जिससे वो रेपो रेट को बैलेंस कर सके, या फिर थोड़ा सा बैंक को ये बता सके कि भाई अगर हम कुछ कम कर रहे हैं तो आप अपने जो अल्टीमेट कंज्यूमर्स हैं उन तक ये रेशियोज पहुंचा सको, इंटरेस्ट रेट को आप कम कर सको, उनको सस्ते में फंड अवेलेबल हो सके। तो क्या ऐसा कोई और मैकेनिज्म है? इसी चीज को पुष्टि करता है ये लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। क्या है, एक बार सभी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं इन सभी चीज़ों की, जैसे कि LAF या फिर OMO क्या है, देखो क्या होता है कि बहुत बार बैंक्स के पास फंड की शॉर्टेज हो जाती है, पैसों की कमी हो जाती है, तो वो किससे उधार लेगा? वो सेंट्रल बैंक के पास जाता है, उसका दरवाजा खटखटाता है कि भाई हमें कुछ पैसे दे दो, बदले में ये लो, गिरवी के तौर पे, कोलैटरल्स के तौर पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रख लो। ठीक है, हमने आपसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदा था खूब सारा, ये गिरवी रख लो, हमें कुछ पैसे दे दो, बदले में जो इंटरेस्ट लगता है वो बता दो। ये जो इंटरेस्ट है इसको बोलते हैं रेपो रेट। ठीक है, ये एक ऐसा रेट है जो कि बैंक्स को पे करना पड़ता है जब भी ये सेंट्रल बैंक से पैसे उधारी में लेते हैं। तो अभी जो LTRO है ये क्या करता है कि ये लंबे समय तक के लिए सेंट्रल बैंक को बोलता है कि आप 1 साल से लेके कम से कम 3 साल तक के लिए आप ऐसे कुछ बातों के लिए आप उधार दे दो बैंक्स को। ठीक है, और जो भी प्रिवेलिंग रेपो रेट है उसी रेपो रेट पर आप दे सकते हो, या फिर थोड़े कम भी हो सकते हैं, मतलब सस्ते में भी आप दे सकते हो, और बदले में ऐसे ही गवर्नमेंट सिक्योरिटी आप ले लो जिनका टेन्योर ज़्यादा हो। ठीक है, या फिर जो इस टेन्योर के साथ मैच कर रहा हो, 2 साल का अगर आप उधारी दे रहे हो तो 2 साल के म्यूच्योरिटी पीरियड के साथ जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी होगी आप वो गिरवी रख लेना। लेकिन जो लैफ और OMO की हमने बात की, ये कुछ ऐसे सोर्सेज होते हैं ना जहां पर हम लोग कम ड्यूरेशन के लिए RBI से पैसे लेते हैं। जैसे कि कोई बैंक है जिसको 1 से 28 दिन के लिए ही केवल उधारी चाहिए, तो फिर वो ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। अब इसका मतलब क्या है? देखो क्या होता है, एक होता है हमारा शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट। जब भी आप कम समय के लिए पैसे लेते हो तो यूजुअली जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा होता है। इसी जगह पर एक आता है पॉलिसी रेट। पॉलिसी रेट एक ऐसा रेट आप मान सकते हो कि जो कि हम लोग को जो एक एज ए अल्टीमेट कंज्यूमर है, मान लो कोई एक बैंक है ABC, ये अपने कंज्यूमर को जो भी रेट पर लोन वगैरह दे रहा है वो मान लो एक पॉलिसी रेट है उसका। एक होता है रेपो रेट, जिस रेट से RBI बैंक्स को गिरवी दे रही है या कुछ भी पैसे दे रही है। इन दोनों में बहुत डिफरेंस हो जाता था, क्योंकि शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, 1 से 28 दिन के लिए ही लेते हैं, और उसमें ये लोग अपना पॉलिसी रेट भी बढ़ा देते हैं, इनको अपना भी फ़ायदा निकालना होता है। इस चीज़ को कम करने के लिए हमने क्या किया, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट की बात की इस LTRO मैकेनिज्म के अंदर में, जो कि यूजुअली थोड़े कम होते हैं।
ये बैंक्स को इस तरीके से बोलेंगे कि भाई हमें तुरंत नहीं चाहिए, ये लोग कम रेट पर पैसे लो, लेकिन आप नीचे कंज्यूमर तक भी इस रेट को पहुंचाओ, मतलब कि जो पॉलिसी रेट है उसको भी कम करो। इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि अगर हम ऐसे कुछ बात करते हैं जिसमें कि रेपो रेट के साथ साथ हमारे जो पॉलिसी रेट हैं अल्टीमेटली वो भी कम हो जाए, उसमें कि ये ऑपरेशन है। और इस तरीके से हमें ये ऑपरेशन ये दर्शाता है कि आरबीआई के पास केवल एलएएफ या फिर ओएमओ ऑपरेशन नहीं है, बल्कि आरबीआई केवल इन ऑपरेशन पर डिपेंडेंट भी नहीं है। जब जरूरत पड़ेगी आरबीआई अपने हिसाब से नए नए स्टेप्स लेता रहेगा। फिलहाल यहाँ पर एक कुछ डिफरेंशिएशंस दी गई हैं एलटीआरओ और टर्म रेपो के बीच में। टर्म स्ट्रक्चर में डिफरेंस आता है 1 से 3 साल और 3 से 28 दिन का, और दोनों का ऑक्शन ई-कुबेर प्लेटफॉर्म पर ही होता है। कोलैटरल के नाम पर दोनों एलएएफ के अंदर जो चलता है वही चलेगा। तो इस तरीके से कॉमन भी बहुत सारी चीज़ें हैं और डिफरेंसेस भी है। डिफरेंसेस बेसिकली टर्म स्ट्रक्चर और रेट्स पर है। अपना अगला आर्टिकल जो कि नेशनल प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क के बारे में है। इंडिया में देखिए कई तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं। इन प्रोजेक्ट्स को मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि इन्हें ऑन टाइम कंप्लीट किया जा सके। अगर इन प्रोजेक्ट्स का मैनेजमेंट खराब हुआ तो सबसे पहले तो हमारे इंफ्रा की जो क्वालिटी है वो खराब हो जाएगी, और दूसरा हम इन्हें टाइमली कंप्लीट भी नहीं कर पाएंगे। इसी उद्देश्य से कि इंफ्रास्ट्रक्चर को आसानी से बढ़िया से मैनेज किया जा सके और ऑन टाइम जो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें कंप्लीट किया जा सके, नीति आयोग और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ये दोनों एक साथ आते हैं और एक फ्रेमवर्क, पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार करते हैं जिसे नाम दिया गया नेशनल प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क। उद्देश्य तो यही है कि हम रेडिकल रिफॉर्म लेकर आए। रेडिकल रिफॉर्म का मतलब होता है बिल्कुल ऑन द स्पॉट, जिसमें बहुत बड़े बदलाव हो जाएं ताकि जो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें आसानी से इंडिया में एग्जीक्यूट किया जा सके। नीति आयोग और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस पूरे फ्रेमवर्क को डेवलप किया है, दैट्स विजिबल। एक्शन प्लान इनका क्या होगा? इंफ्रा डेवलपमेंट को बेहतर किया जाए, इसके लिए कुछ प्रोग्राम और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रोच डेवलप किए जाएं, ऐसे अप्रोच जिनसे इफिशियंसी बढ़े। एट द सेम टाइम हमें इस पूरे मैनेजमेंट सिस्टम को इंस्टीट्यूशनलाइज करना है ताकि हम एक ऐसा वर्कफोर्स तैयार कर सकें प्रोफेशनल्स का जो ऐसे प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने में एक्सपर्ट हो और वो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को अच्छी तरीके से हैंडल कर सकें। एट द सेम टाइम हमें इंडिया की इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को भी बढ़ाना है और जो प्रोफेशनल्स इन प्रोजेक्ट्स को मैनेज करते हैं उनकी कैपेसिटी को भी बढ़ाना है ताकि हम आसानी से ऐसे प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम कंप्लीट कर पाएं। जो हमारा अगला मुद्दा इसी आर्टिकल में होगा दैट विल बी ऑन क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को फॉर्म किया गया था 1997 में। ये एक प्रकार की ऑटोनोमस बॉडी है, मतलब ये अपने डिसीजंस खुद ले सकती है। इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन इंडस्ट्रीज के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब दोनों ने मिलकर इसे डेवलप किया है। अगर आप बात इंडियन इंडस्ट्रीज की कर रहे हैं तो 3 जो मेजर इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस हैं वो इसमें अपनी हिस्सेदारी रखते हैं। वो हैं एसोचैम, सीआईआई और फिक्की। एसोचैम स्टैंड्स फॉर एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, सीआईआई स्टैंड्स फॉर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और फिक्की स्टैंड्स फॉर फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कुल मिला के ये इनके फुल फॉर्म है। उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं उन्हें मान्यता देना और उनकी क्वालिटी को इंश्योर करते रहना। ये जिस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करते हैं दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री पॉलिसी एंड प्रमोशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत इनका काम होता है। जो इनके चेयरपर्सन होते हैं उन्हें प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। अगला आर्टिकल हमारा नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। 2020 का नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक 2 लोग, एक पॉल आर मिलग्रॉम और रॉबर्ट बी विल्सन को इस नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स से सम्मानित किया गया है। इनका बेसिक मुद्दा ये था बताने का कि भाई देखो आज के नए ज़माने में जो हम लोग ऑक्शनिंग करते हैं ना, इसमें अब वो पुराना ज़माना नहीं रहा कि हम बोले कि भाई बताओ बोली लगाते हैं, ये एक तस्वीर है इसको हम बेचते हैं, बताओ इस तस्वीर की कीमत स्टार्ट होती है 1 करोड़ रुपए से, वो बोली लगाएंगे 1 करोड़ 1, 1 करोड़ 2, फिर किसी ने बोला 1.25 करोड़ तो बोले बहुत बढ़िया 1.25 करोड़ 1, ये वाला नहीं चलेगा। अब हमें सर्विस क्या है, मतलब सबसे पहले तो ये देखा जाए कि ऑक्शन हम कर किस चीज़ कर रहे हैं, साथ ही साथ हमें किस पर्पस के लिए ऑक्शन करना है। क्या हम सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं ऑक्शन करने के लिए? क्योंकि आज के टाइम पर आप देखो ना कि स्पेक्ट्रम जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उसकी पूरी ऑक्शनिंग होती है। हम कार्बन एमिशन की ऑक्शनिंग करते हैं, बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं उसकी ऑक्शनिंग कर दे रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ हैं। तो यहाँ पर जो बिडर्स हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना, या फिर हम ऑक्शन के अलग अलग डिज़ाइन के बारे में बात कर सकते हैं।
ऐसी बहुत नई चीज़ है जो इन्होंने बताया कि भाई हमारे पास अब नए ऑक्शन के फॉर्मेट होने चाहिए, और उसका कुछ एक बेसिक स्ट्रैटेजी बताया कि हम किस हिसाब से ऑक्शन हमें करना चाहिए, उसको हम कैसे चुनें, इसके ऊपर इनकी पूरी स्टडी कंडक्ट की गई थी। पुराने ज़माने की बात छोड़ो, नए ज़माने पर आते हैं। अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हमें कोई प्राइवेट ऑक्शन अगर करता है तो उसका बेसिक मोटिव क्या होगा कि हमें खूब सारा प्रॉफिट मिले। लेकिन यहीं अगर गवर्नमेंट अपनी सर्विस के लिए ऑक्शन करता है तो वो क्या सोचता है कि मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंचे। तो ऑक्शन करने का जो पर्पस है, वो मोटिव है, वो डिफरेंट है। इन मोटिव्स के ऊपर डिपेंडेंट होके हमें ये भी देखना पड़ता है कि कमोडिटी कौन सी है जिसकी हम ऑक्शन कर रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है, ठीक है, कौन कौन एंटिटीज इसमें इन्वॉल्व हैं। क्या अमीर लोग इन्वॉल्व हैं तो हम डेफिनेटली वही बोली लगाएंगे। इस तरीके से हम लोग देखते हैं रेडियो स्पेक्ट्रम हमें ऑक्शन करना है, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन, इलेक्ट्रिसिटी, लोकल गार्बेज का कलेक्शन कौन करेगा, उसका अधिकार किसके पास जाएगा, इन सब चीज़ों की भी ऑक्शनिंग होती है। तो आज के ज़माने में जिस हिसाब से ऑक्शनिंग का फैक्टर चेंज हो रहा है, बिहेवियर चेंज हो रहा है, उसी हिसाब से हमें इख्तियार करना चाहिए नए मेथड्स जिसके बेसिस पर हम ऑक्शन कर सकें। इनका कहना था कि केवल और केवल ऑक्शन जो है वो बिडर्स जो बिड करते हैं उसके लिए या फिर जिनको प्रॉफिट होता है, केवल यही लोग इन्वॉल्व नहीं होते, बल्कि सोसाइटी एज ए होल इम्पैक्ट होती है इस बिडिंग प्रोसेस से, इस ऑक्शनिंग के प्रोसेस से। इसीलिए इसको हमें ध्यान देना चाहिए। इन्होंने अलग अलग रूल्स बनाए ऑक्शनिंग के कि हमें क्लोज्ड बिड करना है या फिर सील्ड बिड करना है। साथ ही साथ कौन है, मतलब इकलौता बिड हमारे सामने है तो उससे निगोशिएट करना है कि बहुत सारे बिडर्स हैं जिनके साथ ये ऑक्शनिंग करनी है। साथ ही साथ जो हम ऑक्शन कर रहे हैं वो कमोडिटी है या कोई सर्विस है, अनसर्टेनिटी कितनी है। ऐसा तो नहीं है कि किसी एक बिडर के पास किसी एक ऑब्जेक्ट जिसको हम ऑक्शन कर रहे हैं उसकी कुछ ऐसी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है जो बाकी के पास है ही नहीं। तो जब बाकी के पास नहीं है तो ये चाहेगा कि अब किसी को तो जानकारी है नहीं, सस्ते में ले लेते हैं इस चीज़ को। तो मतलब ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इन्हीं के ऊपर ये पूरी स्टडी इन्होंने कंडक्ट की थी। पाकुर हनी से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने पाकुर हनी को लॉन्च करने का डिसाइड किया है ट्राइफेड और ट्राइब्स इंडिया के माध्यम से। ट्राइब्स इंडिया जो है ना एक ई मार्केट प्लेस है। अभी हमारा अगला आर्टिकल ही इसी के ऊपर है तो हम उस पर भी डिस्कशन कर लेंगे। फिलहाल हम पाकुर हनी के बारे में जानकारी लेते हैं। पाकुर हनी अपने आप में 100% नेचुरल हनी है जिसको कि संथाल ट्राइब वाले लोग बनाते हैं। संथाल ट्राइब और साथ ही साथ ये जो पहाड़िया ट्राइब होते हैं ये लोग झारखंड के पाकुर जगह से हैं, इसीलिए इसका नाम पाकुर हनी रख दिया गया है। तो ये जो ट्राइबल संथाल कम्युनिटी है पाकुर डिस्ट्रिक्ट में, उन्होंने बी कीपिंग को कॉमर्शियली ग्रो किया। हम उनको लगा कि भाई इस माध्यम से तो हम अपना कमाई का सोर्स बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो उन्होंने एक अच्छा पोटेंशियल एक्सप्लोर किया है अपने के लिए। ये एक तरीके का एग्जाम्पल सेट किया है उन्होंने बाकी ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए। जो हमारा पाकुर हनी है वो बहुत सारे फ्लावर्स और फ्लोरा से कलेक्ट किया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट का एक बहुत ही बढ़िया सोर्स। इसके अंदर एंटीसेप्टिक विटामिन्स भी हैं, न्यूट्रिएंट्स भी हैं, एंजाइम्स भी हैं और बहुत सारे हर्बल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि दूसरे सुपर फूड में हमें नहीं मिलते हैं। इसीलिए पाकुर हनी अपने आप में बहुत फ़ायदेमंद है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये 2 टेस्ट में भी अवेलेबल है, एक करंज टेस्ट है और एक मल्टी फ्लोरल वाइल्ड टेस्ट में भी ये उपलब्ध है। अगला आर्टिकल हमारा रेगुलेटरी सैंडबॉक्स से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी मतलब कि IFSCA ने एक नया फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। बड़ी मज़ेदार चीज़ है। देखो बहुत बार होता है कि बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लॉन्च करना चाहती है, लेकिन चूंकि उसमें बहुत सारे लॉज, रूल्स, रेगुलेशन, साथ ही साथ किन कस्टमर्स को टारगेट करना है, उसका आउटपुट क्या होगा, कहाँ पर लॉन्च करें, किस जगह पर करें, ये सब बहुत बड़ी दुविधा होती है। इन सबको सॉल्व करने के लिए ये रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का निर्माण किया गया है। इसको बोलते हैं हम लोग सेफ हार्बर। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं इनके रेगुलेटरी कंडीशन को हम लोग बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर देते हैं। तो जो भी ऐसा बिजनेस है, कोई इंडस्ट्री है, वो अपने इन नए प्रोडक्ट्स को यहाँ पर टेस्ट कर सकता है कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में। कुछ नंबर ऑफ कस्टमर्स होंगे, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, देख सकता है कि इसका आउटपुट क्या है। अच्छा है तो फिर मास स्केल पर हम लोग इसको डेवलप कर सकते हैं। ये रेगुलेटरी सैंडबॉक्स गिफ्ट सिटी गुजरात के अंदर लोकेटेड है। इसमें बेसिक बात ये की जा रही है कि हम लोग सारी फैसिलिटीज़ दे देते हैं। यहाँ पर कैपिटल मार्केट की फैसिलिटी देते हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कोई भी फाइनेंशियल सर्विस चाहिए हो वो सारी फैसिलिटी इस IFSC के अंदर वाले इस रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के अंदर मिलेगा। कोई फिनटेक सॉल्यूशन चाहिए ना तो उसके लिए भी लोग होंगे।
तो आप कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में रियल कस्टमर्स के एक पर्टिकुलर लिमिटेड सेट के साथ एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में अपने उस प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से जज कर सकते हो, इसीलिए रेगुलेटरी सैंडबॉक्स आया है। बेसिक यही मुद्दा होगा कि जितने भी इन्वेस्टर होते हैं वो थोड़ा रिस्क को मिटिगेट कर सकें, अपने प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर सकें, पहले से ही सब कुछ उनको पता हो। यहाँ पर इंपॉर्टेंट मुद्दा बनता है कि ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी है क्या। एक प्रकार की स्टेच्यूटरी बॉडी है जिसको 2020 में ही इस्टेब्लिश किया गया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर DEA, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के अंडर में आता है। गांधीनगर गुजरात इसका हेडक्वार्टर है। ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि हम लोग अपने इंडिया में ना एक वर्ल्ड क्लास फिनटेक हब बनाएंगे गिफ्ट सिटी गांधीनगर के अंदर। रोल यही होगा, जितने भी ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर फाइनेंशियल सर्विस, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, उनको हम इसी रीजन में डेवलप करेंगे, इनको रेगुलेट करेंगे इंटरनेशनल गाइडलाइंस के बेसिस पर, ताकि जो भी आए यहाँ पर रेगुलेटेड फॉर्म में अपने प्रोडक्ट्स को अच्छे तरीके से लॉन्च करके देख सके। IFSCA में 9 मेंबर्स हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। इनमें से एक तो चेयरपर्सन है। इसके बाद RBI मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, SEBI, IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और PFRDA मतलब पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इन सबके एक एक मेंबर होते हैं, मतलब कि 4 ये हो गए और एक चेयरपर्सन 5। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से 2 मेंबर होते हैं, 7 हो गए। और इसके बाद एक सिलेक्शन कमेटी होती है, वो भी 2 मेंबर्स को रिकमेंड करती है, उनको भी अपॉइंट करते हैं। तो ऐसे ओवरऑल 9 मेंबर्स हो जाते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। इनको रीअपॉइंट कर सकते हैं। अगला आर्टिकल हमारा राउंड द क्लॉक RTGS फैसिलिटी से रिलेटेड है। RTGS मतलब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम। ये जो है RBI ने ये अनाउंस किया है कि दिसंबर 2020 से हम इसको राउंड द क्लॉक मतलब 24/7 अनाउंस कर रहे हैं कि ये फंक्शनल होगा। फिलहाल अभी के टाइम पर अगर बात की जाए तो RTGS केवल बैंक के वर्किंग डेज में सुबह 6 बजे से लेके शाम में 7 बजे तक ही एप्लीकेबल होते हैं, मतलब तभी तक केवल हम कर सकते हैं, इसके बाद हम नहीं कर सकते हैं। RTGS में यूजुअली जो हमारे इंडियन बिजनेस होते हैं या फिर जो भी जिसको बड़ा ट्रांजैक्शन करना होता है, अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख के ऊपर का अमाउंट जो भी है वैसा करना हो तो हम RTGS करते हैं। ठीक है, RTGS की थोड़ी सी और बेसिक डिस्कशन करते हैं। रियल टाइम ट्रांसफर ऑफ फंड्स, जो नाम है इसका RTGS की रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम है, तो मतलब इसका ये है कि ऑन टाइम सेटलमेंट हो जाता है। मतलब अगर आपने किसी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अभी 5 लाख रुपए भेजे हैं तो ये ऑन टाइम सेटल हो जाएगा, तुरंत आपके अकाउंट से 5 लाख रुपए कटेंगे और सामने वाले के अकाउंट में 5 लाख रुपए रिफ्लेक्ट होने लगेंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी सिस्टम्स होते हैं जैसे कि IMPS है, NEFT है, ये सब भी हम करते हैं, बट स्टिल NEFT की जैसे बात करते हैं तो NEFT में हम बहुत बड़े फंड की बात नहीं करते हैं। यहाँ पर NEFT में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम जो ये है इसमें तुरंत सेटलमेंट नहीं होता है। मान लो कि एक बैंक है SBI, दूसरा बैंक है ICICI। अब बहुत बार ऐसा होगा कि SBI में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि ICICI बैंक में कुछ पैसा ट्रांसफर कराना चाहते होंगे। तो ये SBI बैंक ने क्या किया कि A पर्सन, B पर्सन, C पर्सन, D पर्सन, 2 घंटे में जितने ऐसे पर्सन्स ने एक इकट्ठा अमाउंट भेजा कि हम सबको ICICI वाले अकाउंट में ट्रांसफर करना है, वो इकट्ठा करते रहेंगे। 2 घंटे बाद जितना भी होगा एड ऑन करके इकट्ठे ICICI बैंक में ट्रांसफर कर देंगे। तो इसमें क्या होता है कि ऑन टाइम सेटलमेंट नहीं हो रहा है, बल्कि एक ड्यूरेशन पीरियड फिक्स है NEFT में। यूजुअली 2 आवर्स का ही ड्यूरेशन ये होता है। जनरली हम लोग NEFT के अंदर में 2 लाख रुपए तक के ही ट्रांजैक्शंस को देखते हैं, बट ऐसा RBI के द्वारा कोई भी फिक्स नहीं किया गया है। ये बैंक टू बैंक वेरी करता है कि उनका कितना रिस्की परसेप्शन है इस चीज़ को लेते हुए और वो NEFT में कितनी लिमिटेशन लगा सकते। अगला आर्टिकल हमारा ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने इसको लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम की बात करें तो ये एक प्रकार का जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और एसोचैम के बीच में। ये बेसिकली क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंश्योर करने की बात करता है और साथ ही साथ ये बोलता है कि जो आखिरी इंसान है वहाँ तक हम लोग ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप को स्ट्रेंथन करने की बात करते हैं, मजबूती प्रदान करने की बात करते हैं। हम उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की भावना उत्पन्न करने की बात करेंगे। बेसिक बात यही होगा कि जो इंडिया का एक विजन है कि हमें एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ आगे बढ़ना है, उसी आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ते हुए ट्राइबल कम्युनिटी को भी स्ट्रेंथन करना, मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए उनको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ये प्रोग्राम बनाया गया था। बात करते हैं एसोचैम की। एसोचैम जो है वो इंडिया का
ट्रेड एपेक्स ट्रेड एसोसिएशंस में काउंट होता है। एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। बेसिकली जितने भी ट्रेड एंड कॉमर्स होते हैं उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है ये ऑर्गेनाइजेशन। साथ ही साथ उनके जो भी इश्यूज होते हैं, जो भी नए इनिशिएटिव्स वो लोग लेना चाहते हैं और उनके लिए जो भी एक्ट्स वगैरह होते हैं, ये सब एसोचैम देखता है। साथ ही साथ इसका ये भी गोल है कि हमारे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोशन मिल सके, खूब तेज़ी से आगे बढ़े, ट्रेड बैरियर्स जितने हैं उनको हम मिनिमम कर सकें और साथ ही साथ हम अपने कंट्री में कंड्यूसिव एनवायरनमेंट डेवलप कर सकें, जिससे कि हमारे इंडस्ट्री में भी ट्रेड और इंडस्ट्री का ग्रोथ आसानी से देखने को मिल जाए। अगला आर्टिकल हमारा ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स या फिर जो भी हैंडीक्राफ्ट होते हैं ट्राइबल कम्युनिटीज़ के थ्रू, उनको मार्केट करने के लिए एक नया ई मार्केट प्लेस बनाया है जिसका नाम है ट्राइब्स इंडिया। और ऐसा इन्होंने गांधी जयंती के ओकेजन पर किया। यहाँ पर जब ये पूरा, और सबसे बड़ी बात है कि वर्चुअली लॉन्च किया, मतलब ऑनलाइन ये लोग कॉल, जूम कॉल और इन सब से, ऑब्वियसली जूम कॉल नहीं होगा, मतलब जो भी प्लेटफॉर्म ये लोग यूज़ करते होंगे उसका यूज़ करके इन्होंने वर्चुअली इसको लॉन्च किया है। क्या ये ट्राइब्स इंडिया? एक्चुअल में देखो क्या होता है कि हम लोग बहुत सारी जगह शॉपिंग करते हैं, अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, ये सब तो हमारे कॉमन डेस्टिनेशंस हैं। बट जब बात आती है कि हम अपने ट्राइबल लोगों पे जो ये बिल्कुल देशी चीज़ें हैं इनको हम अगर यूज़ करना चाहें तो कहाँ मिलेगा? उसके लिए हमें जाना पड़ेगा ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म पे। tribesindia.com आप साइट विजिट भी कर सकते हो, अभी उसमें सेल भी चल रही है तो आप एक बार देख सकते हो। वहाँ पर ये जो ट्राइफेड, बेसिकली ट्राइफेड ने ही ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की है और लगभग इनका ये एम है कि आगे आने वाले समय में हम लगभग 5 लाख ट्राइबल प्रोड्यूसर्स को हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा सकें जहाँ पर वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकें। वो हैंडलूम के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स के प्रोडक्ट हो सकते हैं, नेचुरल फूड प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जैसे आंवले का मुरब्बा, है ना। तो ऐसे जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो उनको इस ई मार्केट प्लेस पर आके बेच सकते हैं। जो भी सप्लायर्स होंगे वो उनसे ये सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। इनके अलावा बहुत सारे ट्राइबल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इंडिविजुअल ट्राइबल हैं कोई, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन, एजेंसी, एनजीओ जो कि ट्राइबल के लिए काम करती है, वो सब सप्लायर का काम कर सकते हैं। इसका सिग्निफिकेंस यही है कि ये ट्राइफेड के द्वारा जो भी ऐसी इनिशिएटिव अगर हम और लेके आते हैं तो हम ट्राइबल कम्युनिटीज़ को एक तो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेके चल रहे हैं, साथ ही साथ उनको सेल्फ सफिशिएंट बना रहे हैं। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ ये इनके प्रोडक्ट्स डायरेक्टली मार्केट में आ सकेंगे, केवल इंडियन मार्केट में नहीं, हम वर्ल्ड मार्केट तक भी इनके प्रोडक्ट्स को आसानी से पहुंचा सकते हैं। एक बात और ध्यान देना है कि ये जो ट्राइब्स इंडिया है इसने अमेज़ॉन सेलर फ्लेक्स प्रोग्राम भी ज्वाइन कर लिया है। ये कुछ खास नहीं है, बस आप इतना समझो कि जैसे अमेज़ॉन एक प्राइवेट कंपनी है, यहाँ पर आपको पता होगा कि मैनेजमेंट जो है इनका बहुत ही बढ़िया होगा। इन्वेंट्री का मैनेजमेंट ले लो आप, या फिर किस हिसाब से ये लोग सेलर्स तक अपने प्रोडक्ट्स शिप करते हैं, वेयर हाउस कैसे बनाते हैं, इन सब चीज़ों को सिखाने का काम है अमेज़ॉन सेलर फ्लेक्स प्रोग्राम के अंदर में। ये एक पार्टनरशिप है यही ट्राइब्स इंडिया का अमेज़न के साथ में। यहाँ पर ट्राइबल ओन्ड या फिर जो भी ऐसे बिजनेस होंगे उनको एक्सेलरेशन देने के लिए ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। इससे थाउजेंड्स ऑफ आर्टिसंस और वीवर्स जो हैं उनको हेल्प मिल सकेगा, उनको पता चलेगा कि एक्चुअल में काम करते कैसे हैं। अब इतनी बार ट्राइफेड बोल दिया है तो एक बार देख लेते हैं ट्राइफेड क्या होता है। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल लेवल का, ये ट्राइफेड, और ट्राइफेड का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर में ही है। 1987 में इसको बनाया गया था। उस टाइम पर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1984 था, उसके अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर के अंदर में इसको बनाया गया था। बट बाद में इसी एक्ट को मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 से रिप्लेस कर दिया गया था। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ट्राइफेड का यही है कि हम लोग ट्राइबल लोगों के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ हम लोग विचार करेंगे, उस पर काम करेंगे और इससे हम उनके डेवलपमेंट के लिए एक नई थिंकिंग लेके आएंगे, एक नया मार्केट देंगे उनको। उनके जो भी ट्राइबल प्रोडक्ट्स होते हैं ना, कोई टेक्सटाइल से रिलेटेड है, पॉटरी से रिलेटेड है, पेंटिंग वगैरह बहुत अच्छी अच्छी बनाते हैं ये लोग, मेटल क्राफ्ट बहुत बढ़िया करते हैं, वुडन का कुछ भी चीज़ अगर बनाना है, वो मतलब कुछ भी चीज़ है उसको बस हम शोकेस कर सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। जो अगला आर्टिकल है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के बारे में है। अक्टूबर की जो अपडेट है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की, वो हाल ही में न्यूज़ में आई। इसमें बताया गया कि इंडिया का जो जीडीपी है उसमें 10% का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है 2020 के लिए, लेकिन 2021 का प्रोजेक्शन काफ़ी पॉजिटिव है। अभी
-10% जीडीपी बताई जा रही है 2020 के लिए। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कि हम माइनस में जा रहे हैं। ग्लोबल ग्रोथ में जो कॉन्ट्रैक्शन है वो 4.4% का है, मतलब जीडीपी ग्रोथ -4.4% की है। हालांकि 2021 में ये बाउंस बैक करेगी ग्लोबल जीडीपी और 5.2% पे जाएगी। ये तो अच्छी बात है। जो इंडियन इकॉनमी है ये पेंडेमिक की वजह से काफ़ी ज़्यादा हिट हुई और इंडियन इकॉनमी की जो जीडीपी ग्रोथ है वो -10.3% रिकॉर्ड की गई। कोविड-19 के कंटेनमेंट के लिए जो प्रयास किए गए उससे सप्लाई एंड डिमांड कंडीशन प्रभावित हुई हैं और इंडिया की ग्रोथ रेट काफ़ी बुरी तरीके से प्रभावित हो चुकी है। यद्यपि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है वो ये बताता है कि 2021 में इंडिया बाउंस बैक करेगा और 8.8% की ग्रोथ रेट अवेल करेगा, जो कि चाइना जिसने अपनी ग्रोथ रेट को प्रोजेक्ट किया है 8.2%, उसे सरपास कर जाएगा। WEO वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के बारे में बात करें तो ये एक सर्वे है जिसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF कंडक्ट करता है। इसे साल में 2 बार पब्लिश किया जाता है, अप्रैल और अक्टूबर के महीने में। नेक्स्ट आर्टिकल, अमेंडमेंट्स टू द पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर 2017। सबसे पहले हम देखते हैं आखिरकार पब्लिक प्रोक्योरमेंट क्या होता है। देखिए, यहां पर आप सबको पता होगा सरकारों का या फिर सरकारों की जितनी भी कंपनीज है जिनको हम PSUs कहते हैं, उन सब का गुड्स एंड सर्विसेज की नीड होती है उन सबको। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस प्रेज्यूम सरकार ने एक टेंडर जारी किया है और टेंडर ये है कि न्यू मिसाइल्स बनाना है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारे देश की कंपनी से वो यहाँ पार्टिसिपेट करेगी और इवन फॉरेन कंपनीज भी पार्टिसिपेट करेगी। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो कंपनी सबसे अच्छा काम सबसे कम दाम में करके देगी, इसको यहाँ पर काम दिया जाएगा। यही जो एंटायर प्रोसेस है इसको हम कहते हैं प्रोक्योरमेंट। तो रिसेंटली हुआ यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जनरल फाइनेंस रूल 2017 में कुछ चेंजेस किए हैं। अब ये चेंजेस के थ्रू डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए यहाँ पर सरकार रेस्ट्रिक्शंस लगा रही है उन सारे देशों के फर्म्स के साथ जहाँ पर ये देशों के भारत के साथ बॉर्डर शेयर होते हैं, जैसा कि नेपाल, चाइना, भूटान, ये सारे देशों पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाएंगे और सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा लोकल सप्लायर्स को। अब देखिए की हाइलाइट्स क्या है ये अमेंडमेंट ऑर्डर के। जो भी नोडल डिपार्टमेंट है या फिर नोडल मिनिस्ट्री है, ये सब नोटिफाई किया जाएगा लोकल कंटेंट कितना होना है क्लास 1 और क्लास 2 के लोकल सप्लायर्स को। अब ये लोकल सप्लायर्स को 2 अलग अलग डिविजन्स में बांटा गया। एक को हम कह रहे हैं क्लास 1 लोकल सप्लायर और दूसरे को हम कह रहे हैं क्लास 2 लोकल सप्लायर। अब एक दूसरे से दोनों अलग कैसे हैं वो हम देखेंगे। पहले तो ये देखिए आप, सबसे पहले होता ये था क्लास 1 लोकल सप्लायर्स को इस तरह से डिफाइन किया जाता था कि वो क्लास 1 सप्लायर्स वो होंगे जिसका लोकल कंटेंट इक्वल टू 50% होगा या मोर देन 50% होगा, और क्लास 2 सप्लायर्स वो होंगे जिनका लोकल कंटेंट वो बिटवीन 20 to 50% होगा। से फॉर एग्जांपल मुझे एक मिसाइल बनाना है, इसमें इंडिया में बना हुआ कितना हम मटेरियल, इंग्रेडिएंट्स या कंटेंट्स यूज कर रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं लोकल कंटेंट। बाकी का आप लेकर आ सकते हैं। तो बहरहाल बोलने की बात यह है क्लास 1 लोकल सप्लायर्स उसको कहेंगे जो लोकल कंटेंट 50% या 50% से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। क्लास 2 सप्लायर्स उसको कहेंगे हम जिसका लोकल कंटेंट 20% से लेकर 50% के बीच में हो। अब देखिए लोकल कंटेंट की डेफिनेशन आप यहां से पढ़ सकते हो, तो यही है डेफिनेशन। इट इज डिफाइंड एज द टोटल वैल्यू ऑफ द आइटम प्रोक्यूर्ड लेस द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेंट कंटेंट इन द आइटम एज प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल वैल्यू। ठीक है, जो भी टोटल वैल्यू होगी इसमें जो लोकल कंटेंट है उसका पोर्शन ज्यादा होना चाहिए और इंपोर्टेड जो बाहर से मंगा रहे हैं हम कंटेंट उसका पोर्शन कम होना चाहिए। हम इसको ही लोकल कंटेंट कह रहे हैं। यहाँ पे मैंने मिसाइल का एग्जाम्पल लिया है समझने के लिए, या ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिसाइल्स में लागू होगा, ये कुछ किसी भी तरह के गवर्नमेंट के ऑर्डर्स में ये एप्लीकेबल होगा। और जब भी टेंडर भरा जाएगा इसमें स्पेसिफिकली आपको मेंशन करना होगा कि फॉरेन सर्टिफिकेशंस क्या क्या है और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या क्या है। अगर नहीं कर रहे हो आप ब्रांड और मॉडल की बिडिंग में ये सारी चीजें मेंशन नहीं कर रहे हो या कुछ टैंपरिंग कर रहे हो, अनरीजनेबल टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस मेंटेन कर रहे हो, तो ये रेस्ट्रिक्टिव होगा और इसको ये प्रैक्टिस को डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस माना जाएगा अगेंस्ट लोकल सप्लायर्स। और जो फॉरेन सर्टिफिकेशंस लेना होगा आपको, सिर्फ ये आप सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न से ले सकते हो।
ठीक है, ये तो हो गया। अब देखिए ऐसे भी लोग हैं जो इंडिया के कंपनीज, मतलब इंडिया में आके कंपनीज की पीएसयू की मदद करना चाह रहे हैं, लेकिन जब इंडिया जा रहा है वो कंट्रीज को, जैसा कि यूएसए, यूके ले लेना आप, या कोई भी XYZ कंट्री ले लें आप, जब इंडिया जाता है वहां पे, इनके जो गवर्नमेंट कंपनी से वहां पे अपना कंटेंट देने के लिए, अपना मटेरियल एक्सपोर्ट करने के लिए, तब ये कंपनीज अलाउ नहीं करती है इंडिया को। तब ऐसे कंट्रीज जो इंडिया को अलाउ नहीं कर रहे हैं लेकिन इंडिया में आके इंडिया के पीएसयूज की मदद करना चाह रहे हैं बाय गिविंग देयर कंटेंट टू इंडिया, तो ये कंपनीज को अलाउ नहीं किया जाएगा। और नेक्स्ट कंडीशन इसकी ये है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट्स होंगे जिसके प्रोक्योरमेंट्स की वैल्यू ₹1000 करोड़ से ज्यादा बढ़ गई है, पर एनम की बात कर रहा हूं मैं आपको, तो ये लोग को अगले 5 साल के जो प्रोजेक्शंस होंगे ये सब बताना होगा इनके रेस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर। नेक्स्ट इज जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर उसको कहते हैं जहां पे इंडियन कंपनी या फॉरेन कंपनी दोनों मिलकर कोई वेंचर में काम कर रहे हैं, इसको जॉइंट वेंचर कह रहे हैं हम। तो ये जॉइंट वेंचर में अगर फॉरेन कंपनी पार्टिसिपेट करना चाह रही है इंडिया की कंपनी के साथ, तो इसको यहाँ पे अपर थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ प्रोक्योरमेंट बताया जाएगा और गवर्नमेंट के टेंडर्स भी नोटिफाई किए जाएंगे। अबाउट पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रेफरेंस टू मेक इन इंडिया ऑर्डर 2017, इसको इशू किया गया था जनरल फाइनेंस रूल्स 2017 के अंतर्गत। क्यों किया गया था? डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट होती है इसको प्रोमोट करने के लिए। इसके अंदर जैसा कि जून 2020 में रिवाइज्ड नोटिस आई थी, क्लास 1 और क्लास 2 के लोकल सप्लायर्स एलिजिबल होंगे बिड करने के लिए प्रोक्योरमेंट ऑफ ऑल गुड्स एज वेल एज सर्विसेज और वर्क, जिसकी एस्टिमेटेड वैल्यू बताई गई है परचेस करने की लेस देन ₹200 करोड़ होगी। तो जो भी गुड्स और सर्विसेज वर्क्स के लिए जो भी काम करेंगे लोकल सप्लायर्स, तो बस इसमें क्लास 1 और क्लास 2 के लोकल सप्लायर्स ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, दूसरे नहीं आ सकते हैं। जब भी कंपिटेंट अथॉरिटी ये जो परचेस किया जा रहा है 200 करोड़ के अंदर अंदर, ये अप्रूव कर देगी ये परचेस, ये बिड को, तो ये ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी भी इशू की जा सकती है यहाँ पे। और ये एप्लीकेबल होगा वो सारे गुड्स, सर्विसेज और वर्क्स के लिए जो सेंट्रल मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट या अटैच सबऑर्डिनेट ऑफिस या ऑटोनोमस बॉडीज जो भी कंट्रोल किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, गवर्नमेंट कंपनीज जैसा कि जॉइंट वेंचर्स, स्पेशल पर्पस व्हीकल्स, ये सारे के सारे चीजों के लिए एप्लीकेबल होगा। और लोकल कंटेंट को वेरीफाई करने के लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन कंपलसरी किया जाएगा। नोडल मिनिस्ट्रीज may also constitute committees with internal and external members for independent verifications for the self declaration। तो बताया ये जा रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये कमेटी क्या करेगी, ये जो भी ऑर्डर इंप्लीमेंट हो रहा है उसको सुपरवाइज करेगी। अदर मेजर्स फॉर प्रमोशन ऑफ लोकल सप्लायर्स इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट, जो दूसरे मेजर्स लिए गए हैं लोकल सप्लायर्स को प्रमोट करने के लिए पब्लिक प्रोक्योरमेंट में, वो कुछ इस तरह से। पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी जो MSME ऑर्डर 2018 की थी वो कुछ इस तरह से थी। इट वाज नोटिफाइड अंडर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006। इसके अंतर्गत होगा ये सेंट्रल मिनिस्ट्री या सेंट्रल डिपार्टमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ये एक एनुअल टारगेट फिक्स कर देगी। 25% प्रोक्योरमेंट किया जाएगा MSME के द्वारा, MSE सेक्टर के द्वारा, और इसमें एक सब टारगेट भी बनाया जाएगा 4% और 3% आउट ऑफ 25%, जिसमें MSEs जो ओन्ड होती है बाई SCs एंड STs इनको 4% और अगर विमेन है तो इनको 3%। इसके अलावा भी 358 आइटम्स रिजर्व कर दिए गए हैं एक्सक्लूसिवली फ्रॉम MSE सेक्टर। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM, इसको लॉन्च किया गया था 2016 में। ये एक एंड टू एंड ई पोर्टल है जो भी प्रोक्यूर कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, इसके द्वारा किया जा सकता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो या स्टेट गवर्नमेंट के हो या PSUs हो या ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस हो या लोकल बॉडीज हो। इसके लिए उद्देश्य ये था गवर्नमेंट का कि ट्रांसपेरेंसी लेकर आई जा सके और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट किया जा सके और प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरमेंट को और ज़्यादा सिंप्लीफाई किया जा सके। और इसको मैंडेटरी बना दिया गया है, जो प्रोक्योरमेंट होगा वो GEM के द्वारा ही होगा, इसको मैंडेटरी बना दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। अब देखिए डिफेंस के बारे में बात कर लेंगे थोड़ी सी। डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 DPP ये प्रपोज कर रहा है कि इंडिजीनियस कंटेंट जो है वो
बढ़ाया जाए वेरियस कैटेगरीज ऑफ प्रोक्योरमेंट में बाय अबाउट 10%। इससे होगा ये, इससे मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव लेकर आए थे हम, उसको सपोर्ट मिलेगा। और ये भी प्रपोज कर रहा है कि और जो भी डिफेंस में खरीदारी की जाएगी इसमें 10% इंडिया का हिस्सा होगा, लोकल कंटेंट होगा। तो यही डी, और आगे ये भी प्रपोज कर रहा है ये डीपीपी के जो न्यू कैटेगरी बाय होगा उसका 55% इंडिजीनियस कंटेंट होगा ऑन कॉस्ट बेसिस ऑफ टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। तो सारी ये चीज़ें ज़रूरी है इंडिया में। मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत के बारे में बात कर रहे हैं आप, तो ये सारी चीज़ें तो लाएगी ही गवर्नमेंट। और इससे होगा ये, हमारे जो एमएसएमई से, जो कंपनी से और जो काम करना चाह रहे हैं इंडिया में रह के इंडिया के लिए, ये लोग को सबको सपोर्ट मिल जाएगा। बायलैटरल नेटिंग, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और समझने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, तो मैं चाह रहा हूं कि आप स्टार्टिंग से ही ये टॉपिक पर फोकस करना। तो ये टॉपिक है बायलैटरल नेटिंग। बायलैटरल नेटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि गवर्नमेंट इसके इंडिया में लाने के लिए एक लॉ लेकर आई है कि लॉ के थ्रू बायलैटरल नेटिंग को इंडिया में इम्प्लीमेंट करने वाली है। अभी बायलैटरल नेटिंग को समझने के लिए आप सिंपल भाषा में सोचिए कि दो लोग आपस में अपनी लायबिलिटीज को ऑफसेट कर रहे हैं, और इससे भी ज़्यादा सिंपल भाषा में समझाऊं तो दो लोग अपनी लायबिलिटीज को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस मैकेनिज्म को कि आपस में दो लोग अपनी लायबिलिटीज को किस तरह से ऑफसेट करेंगे, इस मैकेनिज्म को हम बायलैटरल नेटिंग कहते हैं। आपको एक एग्जाम्पल के साथ मैं समझाता हूं कि समझ लीजिए कि आपने मुझे 200 रुपये देने थे और मैंने आपको 150 रुपया देना है। तो जनरली जब हम दोनों बात करेंगे बायलैटरली यानी दो लोग के बीच में बात, तो आप मुझे बोलेंगे कि मैंने आपको 200 रुपये देने थे और आपने मुझे 150 रुपये देना है, तो आप ये करिए 50 रुपये मुझे दे दीजिए, 150 रुपये कट कर। तो अब आपके पास जो अमाउंट होगा वो 50 रुपये होगा, और इसी तरह मुझे देना कितना होगा, मुझे सिर्फ 50 रुपये आपको देना होगा और आपके पास 50 रुपये होंगे। तो जो पूरी ट्रांजैक्शन है, पहले 200 फिर 150, मतलब पूरी ट्रांजैक्शन 350 रुपये की, उसको हमने सिर्फ 50 रुपये की ट्रांजैक्शन के साथ आपस में डील कर लिया। तो अब जो 50 रुपये की ट्रांजैक्शन और पहले 350 रुपये की ट्रांजैक्शन में फ़र्क कितना है? 7 गुना फ़र्क है। तो इमेजिन करें आप, अगर ये मैकेनिज्म नहीं होता तो हमें 7 गुना पैसा इधर से उधर करना पड़ता। अपने केस में तो आपको ये छोटी सी अमाउंट लग रही है, लेकिन बैंक्स के केस में ये करोड़ों की अमाउंट होती है, बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट होती है, क्योंकि एक बैंक दूसरे बैंक को काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ किया हुआ रहता है। एज ए रिजल्ट ऑफसेट करने के लिए उसको काफ़ी ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। सिमिलरली अ मल्टीलैटरल नेटिंग अग्रीमेंट्स अलाउज काउंटर पार्टीज, मल्टीलैटरल अग्रीमेंट भी अलाउ किया जा सकता है काउंटर पार्टीज के द्वारा कि किस तरह से आपके ऑफसेट क्लेम्स कर सकें। ये सेंट्रल काउंटर पार्टी के थ्रू कर सकते हैं आप इन अ हाउस अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम अमेंडमेंट एक्ट 2015। जो पहले था इंडिया फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट लॉ, वो परमिट नहीं देता था बायलैटरल नेटिंग के लिए। हाउएवर मल्टीलैटरल नेटिंग अलाउ की जाती थी। इंडिया में बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स अप्रॉक्सीमेटली 40% कॉन्स्टिट्यूट किए जाते हैं ऑफ द टोटल फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स, वेयरएज मल्टीलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स 60% होते हैं। नेटिंग एक कॉमन एडवांस इकोनॉमीज जो यूज करते हैं वो फेनोमेना है जो इंडिया लाने की बात कर रही है। तो इसमें क्या होगा, ग्रॉस पोजीशन को देखा नहीं जाएगा, बल्कि बायलैटरल और मल्टीलैटरल फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स किया जाएंगे। पहले आप मुझे दे दो, मैं आपको बाद में दूंगा, ऐसा नहीं होगा, कट कर दी जाएगी अमाउंट। तो ग्रॉस पोजीशन को नहीं देखा जाएगा। एट प्रेजेंट मेजर जुरिस्डिक्शन सच एज यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर, मलेशिया, ये सारों के पास लीगल प्रोविजन है नेटिंग एग्रीमेंट्स को लेकर। इसके अलावा भी ग्लोबल रेगुलेटरी बॉडीज सच एज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड एंड द बेसल कमेटी, इन्होंने भी बैंकिंग सुपरविजन के लिए ये नेटिंग के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट किया था। अब देखिए बायलैटरल नेटिंग ऑफ क्वालिफाइड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट 2020 ये क्या है? ये एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है बायलैटरल नेटिंग को लेकर,
ऑफ क्वालिफाइड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स, जो कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स पे एप्लीकेबल होगा। और ये बिल ये भी बताता है कि जो भी बायलैटरल अग्रीमेंट्स होंगे, आपके कॉन्ट्रैक्ट होंगे या फिर ट्रांसैक्शन होंगे और किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट का टाइप होगा, ये सारे के सारे क्वालिफाइड तभी होंगे जब ये गवर्नमेंट के थ्रू या फिर रेगुलेटरी अथॉरिटीज के थ्रू लाए जाएंगे। जैसा कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, देन पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, एंड देन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी। इसके थ्रू होगा तभी इसको लायबल माना जाएगा, लीगल माना जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स। आप मुझे सबसे पहले ये बताइए, पैंडेमिक में क्या हो रहा है? बहुत सारे बिजनेसेस, कॉर्पोरेट हाउसेस जो इन्होंने लोन लिया था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। जब मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहता हूं, डू रिमेंबर, मैं सिर्फ बैंक्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ये जो भी लोन प्रोवाइड करती हैं इन बिजनेसेस को, ये सारे के सारे इस कतार में आते हैं, इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के दायरे में आते हैं। अब पैंडेमिक में ये लोन रीपे नहीं कर पा रहे हैं। नाउ यू जस्ट इमेजिन, ऑलरेडी हमारे देश के अंदर जो बैंक्स की हालत थी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की हालत थी, वो अच्छी नहीं थी। बैड लोन्स बढ़े ही जा रहे थे, 9 to 10% थे। और रिसेंटली एक आर्टिकल मेरी नज़रों से गुजरा जिसमें ये कह रहा था, वो आर्टिकल के बैड लोन्स लगातार बढ़ रहे हैं और 2021 आने तक ये जो 9 से 10% थे वो 12 से 13% हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसका जो इम्पैक्ट है उसको मिटिगेट करने के लिए, इम्पैक्ट तो कैसा भी आएगा देखिए अनडाउटेडली, लेकिन इस इम्पैक्ट को मिटिगेट करने के लिए इनके लोन्स पे करने की डेट को एक्सटेंड कर देने के लिए रीस्ट्रक्चर कर देने का सजेशन दिया था। अब कितनों को ऐसे हम करेंगे, कितनों का लोन रीस्ट्रक्चर करेंगे, कितनों की लोन की डेट जो है वो आगे बढ़ा देंगे, काफ़ी मुश्किल होगा, करेक्ट। तो इनमें से फॉर एग्जांपल अगर हजार ऐसे बिजनेसेस या कंपनी से जो लोन पे नहीं कर रही है, तो हम इसको मालूम करें, इसको एनालाइज करें, इनका जो कंडीशन है उसको जांचें पहले, क्योंकि ऐसा ना हो कि ये 1000 के ऊपर भी वो कंपनीज बता रहे हैं कि हमारे कंडीशंस अच्छे नहीं है और हम भी ये चाह रहे हैं कि जैसा आपने 1000 को लोन की डेट एक्सटेंड करके दे दिया है, हमें भी एक्सटेंड कर दें। ये पॉसिबल नहीं होगा, राइट। इकोनॉमिक एक्टिविटीज पॉज हो जाएंगे। इसीलिए ये केवी कामत कमेटी बिठाई गई थी जिसमें 5 मेंबर्स थे। इनका मेन रोल ये था कि जो यहाँ पर फाइनेंशियल पैरामीटर्स है उसके ऊपर रिकमेंडेशन दिया जाए रिजोल्यूशन प्लान्स को लाने के लिए। अब रिजोल्यूशन प्लान क्या है मैं समझा दूंगा आपको। यहाँ किसी बिजनेस ने एसबीआई से लोन लिया लेकिन अब चुका नहीं पा रहे हैं, तो इसकी डेट को बढ़ा दिया जाए, इंटरेस्ट रेट में चेंजेस लाए जाए, इसी को कहते हैं रिजोल्यूशन प्लान। तो केवी कामत कमेटी का भी यही काम था कि रिजोल्यूशन प्लान को फॉर्मुलेट करें। फाइनली देखिए केवी कामत कमेटी अपना काम करके आरबीआई को अपनी रिपोर्ट सौंप देती है। जो काम क्या है केवी कामत कमेटी ने, वो एक रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क ऐसा होगा, कोविड-19 में जो भी स्ट्रेस में पहुंचे हुए कंपनीज थे, बिजनेसेस थे, इनको एक ही टाइम में सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा बाय रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम फॉर लेंडर्स। तो फाइनली जो भी लेंडर्स हैं ये अपने डेट से ना एक्सटेंड करवा सकते हैं, एक्सटेंड कर देंगे। अब देखिए जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है वो 90 डेज तक अगर कोई कंपनी लोन नहीं चुका रही है तो उसको हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं। लेकिन ये 90 डेज के आगे बढ़ेगा तो इसको बैड लोन्स कहते हैं। और इंडिया में बैड लोन्स बहुत ही ज़्यादा है, वही तो बता रहा था मैं, 9 to 10% बैड लोन्स अभी है और 2021 में 12 से 13% बैड लोन्स होंगे। कामत कमेटी फाइनली बैठी थी फाइनेंशियल रिकमेंडेशंस देने के लिए फाइनेंशियल पैरामीटर्स के ऊपर। तो फाइनली कामत कमेटी ने अपना काम करके अपनी रिपोर्ट आरबीआई को सौंप दी है। अब देखिए लो स्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स क्या होते हैं वो तो मैंने आपको बताया है, एक बार टेक्निकल डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज अ प्रोसेस यूज्ड बाय कंपनीज और इंडिविजुअल्स फेसिंग फाइनेंशियल डिस्ट्रेस और ऑन द ब्रिंक ऑफ इंसॉल्वेंसी टू लोअर एंड रीनिगोशिएट देयर डेब्ट्स। आ रहा है समझने आपको? वो कंपनीज जो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में हो रही है, ठीक है, जो लोन नहीं पे कर पा रही है, या कंपनी भी हो सकती है, इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, तो इनके लिए लोन की डेट को एक्सटेंड कर देना
इनको कुछ मौका देना और लोन रिपे का, वही रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स होता है। और इसमें ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग को डिफॉल्टर्स नहीं बनाने के लिए आरबीआई कुछ ऐसे गाइडलाइंस जारी कर दे जहां पे इनको कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाए, सच दैट प्रिंसिपल अमाउंट इंटरेस्ट के साथ निकले, बढ़ के नहीं, कम से कम सही। नेक्स्ट आर्टिकल, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग गाइडलाइंस। देखिए, रिसेंटली आरबीआई ने न्यू गाइडलाइंस जारी की हैं, दैट इज रिलेटेड टू पीएसएल। ये गाइडलाइंस को रिवाइज किया गया है एक्चुअली, तो हम यहाँ जानेंगे पीएसएल क्या होता है, न्यू गाइडलाइंस आरबीआई ने जो जारी किए हैं वो क्या है। पीएसएल एज नेम इंडिकेट्स, यहाँ पर कुछ सेक्टर होंगे जहाँ पे हमें प्रायोरिटी देना जरूरी होगा लेंडिंग के मामले में। आरबीआई ने सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एड्रेस किया है और ये बताया है, यानी सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर ये लागू होगा। प्रायोरिटी सेक्टर में एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एजुकेशन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एट्सेट्रा, ये प्रायोरिटी सेक्टर में आते हैं। लगभग 8 है न्यू लिस्ट में, उस पर यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन भी पूछा है, तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये जान ले 8 में ये क्या क्या आते हैं। एग्रीकल्चर, एमएसएमई फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इज एक्सपोर्ट क्रेडिट, फोर्थ एजुकेशन, हाउसिंग, फिफ्थ, सिक्स्थ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सेवेंथ रिन्यूएबल एनर्जी एंड एट्थ अदर्स। जो रिसेंटली इंक्लूड किया गया है वो है एंटरप्रेन्योरशिप एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब देखिए, आरबीआई कहती है अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो मार्केट में ये सेक्टर्स को 40% यानी 40 रुपए प्रायोरिटी बेसिस पर इनको देना चाहिए, ये 8 सेक्टर्स को देना चाहिए। की फीचर्स क्या है ये पीएसएल मेथडोलॉजी के? देखिए, जो भी कॉमर्शियल बैंक होगा ये सारे के सारे कॉमर्शियल बैंक पे एप्लीकेबल होगा ये प्रोविजंस, इंक्लूडिंग आरआरपी, स्मॉल फाइनेंस बैंक, लोकल एरिया बैंक, प्राइमरी और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, सैलरी अर्नर्स बैंक लाइसेंस को छोड़कर जो इंडिया में ऑपरेट करते हैं बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनके सबके ऊपर यह एप्लीकेबल होगा। अब देखिए, जो कोऑपरेटिव बैंक का जो काम होता है वो ऑलरेडी प्रायोरिटी सेक्टर्स के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे ये लिस्ट में प्रायोरिटी सेक्टर की लिस्ट में रिवाइज गाइडलाइंस में कोऑपरेटिव बैंक का भी नाम आया है, तो ये याद रखें आप। ऑल शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स विद अ साइजेबल प्रेजेंस इन इंडिया, यहाँ पे गाइडलाइंस के हिसाब से देखिए पहले बोला गया था कि 20 से प्लस अगर किसी फॉरेन बैंक की ब्रांचेस है तो इनके ऊपर मैंडेट होगा कि 40% अपना एएनडीसी का हिस्सा 40% लेंडिंग में देना होगा टू दीज सेक्टर्स। अब आरआरबी, कोऑपरेटिव बैंक्स या स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की मैं अगर बात करूं तो इनको 75% देना होगा एएनडीसी का हिस्सा पीएसएल के लिए। अब देखिए, रिसेंटली हुआ ये पीएसएल का जो टारगेट है फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, इसको इंक्रीज कर दिया गया है, मतलब होने वाला है, ये इंक्रीज होगा 31 मार्च 2024 को इंक्रीज होगा। जो अभी प्रेजेंट है वो 40% है, लेकिन आने तक ये 75% होगा। इसके अलावा भी एक टर्म है हमारे पास, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स। ये क्या होता है? अंडर दिस पीएसएलसी मैकेनिज्म सेलर्स सेल करते हैं फुलफिलमेंट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर ऑब्लिगेशंस और बायर्स बाय करते हैं ये ऑब्लिगेशंस विथ नो ट्रांसफर ऑफ रिस्क और लोन एसेट्स। इसमें इंसेंटिवाइजेस होगा सरप्लस बैंक्स को, जैसा कि ये अलाउ करती है कि आप जितना चाहे उतना बेच सकते हैं, एक्सेस अचीवमेंट्स ओवर टारगेट्स, देयर बाय एनहांसिंग लेंडिंग टू द कैटेगरीज अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। इससे होगा ये कि प्रायोरिटी सेक्टर में बहुत से बैंक्स आके अपना लोन देने की कोशिश करेंगे। साइलेंट फीचर्स देखिए रिवाइज्ड पीएसएल गाइडलाइंस की क्या है। यहाँ पे फ्रेश कैटेगरीज को इंक्लूड किया गया है पीएसएल कैटेगरी में। यहाँ पे ये बोला गया है कि जो बैंक्स हैं वो फाइनेंस करेंगे स्टार्टअप्स को अप टू 50 करोड़ इन अ लोन, और जो लोन होगा फार्मर्स को जो देते हैं हम, वो एक तो इंस्टॉलेशन ऑफ सोलार पावर प्लांट के लिए होगा। सोलार पावर प्लांट इसलिए क्योंकि एग्रीकल्चर पंप्स को सोलार पावर प्लांट्स की मदद से हम मैकेनाइज्ड करेंगे। सेकेंड, फॉर सेटिंग अप ऑफ कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स। अब जो हायर वेटेज होगा इंक्रीमेंटल प्रायोरिटी सेक्टर क्रेडिट का, वो आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट्स को दिया जाएगा प्रायोरिटी बेसिस पर, और जो स्मॉल या मार्जिनल फार्मर्स होंगे या वीकर सेक्शंस के लोग होंगे, इनके लिए प्रायोरिटी सेक्टर में अमाउंट बढ़ा दिया जाएगा इन अ फेज्ड मैनर। और वो फार्मर्स जो ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड प्राइस के लिए फार्मिंग करते हैं, ये वो फार्मर्स भी या फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज, इनके लिए हायर क्रेडिट लिमिट को स्पेसिफाइड कर दिया जाएगा। लोन लिमिट जो है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, इसको भी डबल कर दिया जाएगा। और जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बात की गई है, ये क्रेडिट
की लिमिट इनके लिए भी डबल कर दी जाएगी अंडर आयुष्मान भारत। नेक्स्ट आर्टिकल, रिजल्ट्स ऑफ रैंकिंग ऑफ स्टेट्स ऑन सपोर्ट टू स्टार्टअप इकोसिस्टम। रिसेंटली द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT इन्होंने कंडक्ट किया था सेकेंड एडिशन ऑफ स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग के मामले में। स्टार्टअप होता क्या है, अभी देखिए हमने पीछे जो PSL की बात की है उसमें भी स्टार्टअप देखा था। ये स्टार्टअप है क्या एक्चुअली, एक ऐसी एंटिटी को स्टार्टअप कंसिडर किया जाएगा अगर ये फुलफिल कर रही है फॉलोइंग बिलो कंडीशंस। वो क्या क्या, पहला एंटिटी टाइप इनकॉर्पोरेटेड एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, यहाँ पे पब्लिक कंपनी नहीं आएगी, पहली चीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होना चाहिए और ये अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और रजिस्टर होना चाहिए पार्टनरशिप फर्म अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932। कंपनीज एक्ट 2013 में इसका डेफिनेशन होना चाहिए, इसको ऐसा डिफाइन करना चाहिए और 1932 पार्टनरशिप एक्ट में इसको रजिस्टर करवाना चाहिए और रजिस्टर्ड एज अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अंडर द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 इन इंडिया। तो इसको हम एक कंडीशन है कि स्टार्टअप कंसिडर कर सकते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या है स्टार्टअप कंसिडर करने के लिए किसी भी एंटिटी को, सेकेंड टर्नओवर है। टर्नओवर इनका शुड नॉट बी एक्सीड 100 करोड़ से ज्यादा पर फिस्कल ईयर की बात कर रहा हूं मैं। पर फिस्कल ईयर में इनका जो टर्नओवर होगा 100 करोड़ से कम होना चाहिए। तीसरा, जो इन लोग की एज है वो 10 ईयर्स से कम होना चाहिए फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। फोर्थ, nature of activity given that the entity is working towards innovation, development, improvement of products, process, services, scalability, job creation और wealth creation, ये इनका नेचर होना चाहिए, तभी इनको स्टेटस मिलेगा एज ए स्टार्टअप। अब देखिए स्टार्टअप्स का स्टेटस इंडिया में क्या है। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है इन द वर्ल्ड। Around 28,000 startups are recognized by DPIIT। ये बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए। इंडिया इज होम टू 32 यूनिकॉर्न्स। यूनिकॉर्न्स किसको बोलते हैं, स्टार्टअप जिसकी वैल्यू $1 बिलियन से बढ़ के हैं, इनको हम यूनिकॉर्न्स कहते हैं। वैसे इंडिया में 32 है विद अ कंबाइंड वैल्यूएशन ऑफ मोर देन $100 बिलियन। द एंटायर स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है उसको रेस किया गया है $50 बिलियन फंडिंग से 2014 से 19 के बीच में। लेंडिंग सेक्टर जो है इंडियन स्टार्टअप के मामले में वो है फिनटेक, ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स, एंटरप्राइजेस, हेल्थ टेक। नेक्स्ट आर्टिकल, पैंडेमिक रिस्क पूल। एक वर्किंग ग्रुप है IRDAI का, इन्होंने रिकमेंडेशन दिए हैं इंडियन पैंडेमिक रिस्क पूल को लेकर। ये पब्लिक प्राइवेट गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन के जरिए प्रोवाइड करेगा कवरेज उनके लिए जो लॉसेस हुए हैं पैंडेमिक कोविड-19 की वजह से, इनको किस तरह से कवर करें, इसके लिए ही रिकमेंडेशन दिया है ये वर्किंग ग्रुप IRDAI का। सबसे पहले तो जानिए रिस्क पूल क्या होता है। रिस्क पूल यानी पैंडेमिक के बाद जो रिस्क निकल के आया है उसे रिस्क पूल कहा जाता है। अब ये पूल यहाँ पे कहा जा रहा है जो इंश्योरेंस कंपनी से इनके प्रैक्टिस को, कि वो एक साथ आए और कमिट करें कि फंडिंग करने के लिए जितना भी यहाँ क्लेम निकल के आ रहा है किसी भी पर्टिकुलर रिस्क का, उसको यहाँ पर वो फंड करे। इसके अलावा भी आप देखिए कि यहाँ जो भी क्लेम है वो सारे पूल्ड पार्टिसिपेंट्स के साथ ये शेयर करेंगे। ये मेथड अनसर्टेनिटी लेकर आ रहा है, रिस्क लेकर आ रहा है इंश्योरर के लिए। अगर इनको यहाँ पर क्लेम चाहिए तो इंश्योरेंस जिसको भी चाहिए इस पैंडेमिक के रिस्क के अगेंस्ट इनको यहाँ पर कवरेज दिया जाएगा। इंश्योरेंस के लिए यहाँ पर जो अथॉरिटी है वो है IRDAI। आज की डेट पर आप देखिएगा कोविड-19 के बैकड्रॉप में जो यहाँ पे सजेस्ट किया जा रहा है कि ना कि यहाँ पे सिर्फ हेल्थ इफेक्ट हुई है, न्यूक्लियर रिस्क भी बढ़ा है और बहुत सारी कंपनीज में इकोनॉमिक लॉसेस आए हैं, जैसा कि हर सेक्टर इफेक्ट हुआ है, ये कह सकता हूं मैं। तो एक रिस्क पूल की बात की जा रही है जहां पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी उन सारे सेक्टर्स को जिनका डैमेज हुआ है इनकम या लाइवलीहुड का। तो इसके लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए जैसा रिस्क पूल यहाँ पर बनवाना है वही बात की जा रही है। इसी तरह से पैंडेमिक पूल प्रपोज किया गया है अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग USA, फ्रांस, जर्मनी आर इन वेरियस स्टेजेस ऑफ अप्रूवल। थोड़ों को मिल गया है अप्रूवल और थोड़े लोग अप्रूवल के करीब है। की रिकमेंडेशंस क्या है ये कमेटी के, जो कमेटी सेटअप की गई है कि किस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा, ये क्या क्या
काम करेगा इंश्योरेंस कवरेज के लिए। पहले तो देखिए इसका फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर कैसा होगा। रिस्क पूलिंग मैकेनिज्म विद पब्लिक प्राइवेट गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन के साथ होगा। अगर ऐसा है तो ये मोर अप्रोप्रिएट होगा एज अ क्वांटम ऑफ लॉस ड्यू टू एपिडेमिक और पैंडेमिक रिस्क इवेंट इज ह्यूज। क्योंकि खाली इंश्योरेंस कंपनीज को ये बेयर करना है इतना खर्चा, तो ये बहुत मुश्किल होगा, इसलिए पब्लिक प्राइवेट गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन की बात की जा रही है यहाँ पे। सेकेंड, एडमिनिस्ट्रेशन। जनरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया GIC-RE, जिसको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है मैनेज करने के लिए इंडियन टेररिज्म पूल और इंडियन न्यूक्लियर पूल, यही एडमिनिस्ट्रेट करेगी ये प्रोपोज्ड पैंडेमिक पूल के लिए भी। साइज और फाइनेंशियल कैपेसिटी क्या होगा इसकी, देखिए सजेस्टेड सेटिंग अप ऑफ अ पैंडेमिक रिस्क पूल विद अ रुपीज ऑफ 75,000 करोड़ बैकस्टॉप एज सिक्योरिटी गारंटी फ्रॉम द गवर्नमेंट इन इनिशियल स्टेज। तो हम इनिशियली 75,000 करोड़ रुपीस का फाइनेंशियल कैपेसिटी बता रहे हैं ये इंश्योरेंस कवरेज की, और जो भी लॉसेस हुए हैं और जो लोग भी सफर हुए हैं, with a view to help MSME workers and migrant laborers facing loss of income, इन सबको ये प्रोवाइड किया जाएगा। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसको सेटअप किया गया था 1972 में अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। ये फॉर्म करने के लिए पर्पस ये था कि सुपर इंटेंडिंग, कंट्रोलिंग एंड कैरिंग ऑन द बिजनेसेस ऑफ जनरल इंश्योरेंस। इंडियन टेररिज्म पूल क्या है, अभी हमने बात की है, इंडियन टेररिज्म पूल को संभालने वाला, एडमिनिस्ट्रेशन करने वाला जो है वही जनरल इंश्योरेंस कंपनी होती है। अब ये पैंडेमिक पूल को भी संभालेगी। तो अब ये देखिए इंडियन टेररिज्म पूल क्या है। इंडिया ने क्रिएट किया था पूल ऑफ टेररिज्म इन 2002 दैट कवर्स लॉस, डैमेज, कॉस्ट और एक्सपेंस डायरेक्टली कॉज्ड बाय रिजल्टिंग फ्रॉम और इन कनेक्शन विथ एनी एक्शन टेकन इन सप्रेसिंग, कंट्रोलिंग, प्रिवेंटिंग और मिनिमाइजिंग द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एन एक्ट ऑफ टेररिज्म। टेररिज्म की वजह से जो भी लॉस हो रहे हैं, डैमेजेस हो रहे हैं, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरह का एक्सपेंस आ रहा है जिसकी वजह से आपको सप्रेस होना पड़ रहा है, तब ये पूल फॉर टेररिज्म एक्टिव होगा और आपको कंपनसेशन देगा, आपको कवरेज देगा। और ये पूल भी एडमिनिस्ट्रेट करता है GIC, जनरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया के द्वारा। इंडियन न्यूक्लियर पूल भी होता है इसके अलावा। देखिए इंडियन न्यूक्लियर इंश्योरेंस पूल को क्रिएट किया गया था 2015 में बाय GIC-RE, मतलब जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अलॉन्ग विथ सेवरल अदर इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज। इसकी जो कैपेसिटी है वो 1500 करोड़ रुपीस की है। वो प्रोवाइड करती है इंश्योरेंस कवर टू द लायबिलिटी एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010। तो ये दो पूल के बारे में जानिए आप। इंडियन टेररिज्म पूल भी एक तरह का है, इंडियन न्यूक्लियर पूल भी एक तरह का है। अब जो पूल की बात कर रहे हैं हम, ये पैंडेमिक रिस्क पूल की बात कर रहे हैं कि जो लॉसेस हुए इनको कवर कैसे करें। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।